मुझे पता है कि तुम लोगों को फाइनल अकाउंट से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये 15 मार्क्स का कंपलसरी चैप्टर है दोस्तों। और इतना सारा फॉर्मेट किस तरीके से याद रखे भैया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट कैसे याद रखे? हमारे दिमाग के, हमारे बर्दाश्त के बाहर है भैया, इतना कुछ कैसे याद रखे? हमारे साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बहुत गलत किया है, मुझे पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का जो वन शॉट होने वाला है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी होने वाला है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दोनों पोर्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों पोर्शन आप लोगों को मैं निमोनिक से याद करवा दूंगा। ये दोनों पोर्शन अगर मैं याद करवा दूंगा तो बस आप लोगों का लफड़ा रहेगा बस नोट्स टू अकाउंट का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको 3-4 सम सॉल्व कर लेंगे आराम से। आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी रेडी हो जाएगा। 15 में से 15 आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एटलीस्ट तुमको फॉर्मेट तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को जो अंडर कॉन्फिडेंट आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी नहीं बना पाएंगे, फॉर्मेट याद नहीं है, वो सब दूर हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज आज मैं आप सबको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा लर्न करवा देने वाला हूं विथ फनी निमोनिक्स। ऐसा ऐसा फनी निमोनिक्स यूज करूंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लोगों को याद करवा दूंगा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो पॉसिबल है कि इतना इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेट याद करना। आपको मैं गिनवाता हूं पेज। आइए दोस्तों मैं आपको गिनवाता हूं पेज। ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज और ये छठा पेज। ये 6 पेज आप याद कर पाओगे कभी जिंदगी में? ये 6 पेज को दिमाग में रख के एग्जामिनेशन में जाना है? नहीं। तो एटलीस्ट ये इसमें से 3 पेज, एटलीस्ट इसमें से 3-4 पेज मैं आप सबको फनी निमोनिक से याद करवा दूंगा। बाकी नोट्स टू अकाउंट को समझ लेंगे, लॉजिकली समझेंगे नोट्स टू अकाउंट को। और दोस्तों आप लोगों का प्रिपरेशन, आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। अगर फाइनल अकाउंट से डर लग रहा है, कोई भी टीचर तुमको ऐसा करके पढ़ाया है कि ऑफ कोर्स यार फॉर्मेट ही है तो याद करना है, लॉजिकली कोई नहीं पढ़ा सकता इस चैप्टर को। ये चैप्टर में क्या ही लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह वगैरह सब। बट आप लोगों को मेन बात है कि फॉर्मेट याद रखना है, सीक्वेंस वाइज फॉर्मेट को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर ये सेशन अगर देख लेंगे तो फाइनल अकाउंट्स के लिए कोई टेंशन नहीं है। 15 में से कुछ ऐसा करके आ जाओगे, 12-13 तो स्कोर कर लोगे तो दोस्त। अब कम से कम 12-13 तो आप स्कोर कर लोगे दोस्त। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात की आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी 40-45 मिनट में बन जाना चाहिए। 40-45 मिनट में बन जाना चाहिए। कितना मिनट में? 40 से 45 मिनट मैक्स टू मैक्स में बन जाना चाहिए। भोदा भोदा बच्चा लोग 1.5-1.5 घंटा लगाता है। तो 40-45 मिनट में कैसे बनेगा सर? सबसे पहले जो फॉर्मेट जो सिखाऊंगा ना एग्जाम में, पूरा फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेना। हूबहू फॉर्मेट ऐसा याद करना, ऐसा रट लेना फॉर्मेट को। एग्जाम में पहले पूरा फॉर्मेट लिख लेना 15 मिनट में। मतलब अगर मान लीजिए 15 मिनट में आपने पूरा फॉर्मेट लिख लिया पीएल का और बैलेंस शीट का, तो अमाउंट बिठाने में मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लगेंगे। मतलब 40 मिनट में तुम्हारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। भोदा भोदा बच्चा लोग 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा फाइनल अकाउंट में ही लगा देते हैं और कॉर्पोरेट अकाउंट में सप्ली सप्ली सप्ली। तो आप लोगों को वो नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मेट लिख लेना, फॉर्मेट पूरा लिख लेना फटाफट से। उसके बाद अमाउंट बिठाना, उसके बाद अमाउंट देख देख के बिठाना। ठीक है, उसके बाद अमाउंट देख देख के आप लोग बिठाना। जिसका जिसका अमाउंट रहेगा अमाउंट बिठाना, जिसका अमाउंट नहीं रहेगा स्लैश कर देना। क्लियर है? चलो आ जाओ। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में अपने को 3 चीज करना है। अपने को टोटल मिला के 3 चीज करना पड़ता है। कितना चीज भैया? 3 चीज। भैया लाइक टारगेट 1K का लाइक है, प्लीज लाइक कर दो क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग वे में पूरा फाइनल अकाउंट्स हम तुमको याद करवा देंगे दोस्तों, गारंटी है। पूरा फाइनल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा हम तुम्हारे दिमाग में बिठा देंगे। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस निमोनिक्स याद रख लेना, बस थोड़ा निमोनिक्स, फनी निमोनिक्स याद रख लेना। सब याद करवा दूंगा अभी, पूरा एक एक चीज याद करवा दूंगा। 1 घंटे ये वीडियो देख लो, फॉर्मेट याद हो जाएगा। फिर वापस 2 घंटे ये वीडियो देख लो, सम्स करवा दूंगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में धुरंधर बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, फाइनल अकाउंट्स में अपने लोगों को 3 चीज करना होता है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। एक बैलेंस शीट, ओके। फिर एक नोट्स टू अकाउंट। अपने को 3 चीज से मतलब रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। कोई बच्चा अगर ये तीनों के तीनों बना लेता है तो वो चैंपियन है, वो चैंपियन है। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे बचपन क्लास में अपने लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर पढ़े थे, ऐसे ही सेम 5 में अपने लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी बचपन क्लास में अपने लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पे हम लोग सिर्फ पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट यहां नहीं बनता है। बचपन क्लास में अपने लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पे पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो आइए देखिए,
सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तालियों के साथ स्वागत करेंगे दोस्तों। आज मैं आप सबको सब निमोनिक से सब कुछ याद करवा दूंगा, लेकिन पहले पहले तो देखना पड़ेगा ना फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा है क्या नहीं है। आइए पहले फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद निमोनिक से याद करवाऊंगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाना है। आप पहले यहां पे कंपनी का नाम लिखोगे, कंपनी का नाम जैसे एजेसी लिमिटेड, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। फॉर्मेट कैसा रहेगा भैया? फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर का, नोट नंबर का और अमाउंट का, ऐसा आपका फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहला हेड आप बनाओगे इनकम। सबसे पहला हेड आप बनाओगे इनकम का, इनकम, ठीक है। इनकम में क्या क्या आएगा? इनकम में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम मिलके बन जाएगा आपका टोटल इनकम, ठीक है। सबसे पहला हेड आएगा दोस्तों इनकम, उसमें आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये मिलके बन जाएगा आपका टोटल इनकम। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, वेट कीजिए आप लोग। मैं अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद करवा दूंगा आप लोग को, चिंता नहीं है। ये इनकम है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ के आप लोगों का टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको टोटल इनकम भी पढ़ सकते हो, आप इसको टोटल इनकम भी पढ़ सकते हो। एक्सपेंसेस का अगर बात करें, एक्सपेंसेस का अगर बात करें तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो इस सीक्वेंस में आप लिखोगे। सीक्वेंस सेम रहना चाहिए आपका। आपको एग्जामिनेशन में फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेना है, उसके बाद अमाउंट बिठाना है, वरना ब्लंडर हो जाएगा। 1.5 घंटा का सम बनेगा, वरना 40-45 मिनट मैक्सिमम में ये सम बन जाना चाहिए। देखो एक्सपेंसेस में क्या क्या बिठाओगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस आप बिठाओगे, ये आपका बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। हम क्या बोला कि पहला हेड होता है इनकम। इनकम में क्या बैठता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, और आपका बन जाता है टोटल इनकम, ठीक है। फिर आपका एक्सपेंसेस का बनता है, और ये सारे के सारे एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंसेस है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इससे आपका बन जाएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है। फिर आप लेते हो, फिर आप नंबर 3 में लेते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आसान नहीं लग रहा ना? आसान लगेगा अभी। फिर नंबर 3 में लेते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप नंबर 4 में लेते हो टैक्स एक्सपेंसेस। फिर नंबर 5 में आप लेते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से निकालेंगे? 3 - 4 करके। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से निकालेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस करके। ये इनकम माइनस एक्सपेंस जो करोगे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के साथ जो माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। मतलब 1 - 2 करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आप लोग का। फिर आप लोगों को टैक्स एक्सपेंस लेना है, और फिर आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ याद नहीं हुआ सर? अब आ जाओ, अब ट्रिक की बारी, अब ट्रिक की बारी, अब जादूगरी की बारी। अब देखो कैसे कैसे तुमको याद करवाता हूं। देखो देखो, अब तुमको दिखेगा अभिषेक अभिषेक भैया का पावर। देखो सबसे पहले अपने को ना इनकम वाला स्टेज को याद करना। इनकम वाले स्टेज को, इनकम वाले स्टेज को याद करने के लिए याद रखना, रोटी खाएगा, सिंपल सा। जैसे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड निकला है आलू खाएगा, याद रखना रोटी खाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इनकम वाला हेड को याद रखना है। इनकम वाला हेड को कैसे याद रखोगे? रोटी खाएगा। आर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ का मतलब क्या होता है? अदर इनकम। और टीआई का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम। यहां पे टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, टोटल इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इनकम भी लिख सकते हो, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ का मतलब क्या होता है? अदर इनकम। और टीआई का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम, ठीक है। मैं 5 बार बोलूंगा, 5वीं बार आपको याद हो जाएगा। मैं यही चीज 5 बार रिपीट करूंगा, आप लोग भी घर में रिपीट करो। कोई आपको पागल बोले, कोई आपको गेंडा बोले, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर तू भाई। तुझे एग्जाम पास करना है, दूसरों को नहीं। 15 में से 15 तुझे लाना है। तो अगर 15 लाने के लिए थोड़ा पागलपंती भी करना पड़े कर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, इनकम इनकम वाला हेड याद करने के लिए क्या करे भैया? याद रखना रोटी। रोटी, मम्मी जो रोटी बनाती है ना, रोटी, रोटी खाएगा। आर से क्या होता है? आर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको अपने लोग सेल्स भी बोलते हैं, जिसको अपने लोग सेल्स भी बोलते हैं। ओ से क्या होता है? अदर इनकम। ओ से अदर इनकम। और टीआई से क्या होता है? टीआई से होता है टोटल इनकम, ठीक है। सिंपल सा बात है। आर आर से क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ से क्या होता है? अदर इनकम। और टीआई से क्या होता है? टोटल इनकम। याद रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 याद रह जाएगा। अब देखिए एक्सपेंसेस को किस तरीके से याद रखें। आप बोलोगे सर आप इसको तो याद करवा दिए, ये तो आसान था। रोटी, आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम, टीआई फॉर टोटल इनकम। आप इसको याद करवा दिए सर, लेकिन इसको आप याद करवा के दिखाओ। अभी याद करवा के दिखाते हैं 5 मिनट में, अभी याद करवा के दिखाते हैं। एक्सपेंसेस को याद करने के लिए ना आप एक निमोनिक याद कर लो सबसे पहले। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। देखो, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। आप लोग बताना कैसे बता रहा हूं, ठीक है। लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, सब सब याद करवा दूंगा। एंड सुनो, एंड में ना तुमसे पूछूंगा और तुम ही जवाब दोगे कि हाँ भैया सब याद हो गया। पूरा पीएल, पूरा बैलेंस शीट ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है। देखो, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन।
चिंटू किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। फिर पास हो जा, किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। पी फॉर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पी फॉर परचेस इन स्टॉक इन ट्रेड। फिर कॉलेज किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। चेंज इन इन्वेंट्रीज, सी से मतलब चेंज इन इन्वेंट्रीज। फिर एग्जाम किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ आई से। एफ आई मतलब फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट। डांस करेंगे, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? डी से मतलब डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और ओ कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? अदर एक्सपेंसेस। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। मैं 5 बार बोलूंगा, 5वीं बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चिंटू, चिंटू सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है सर। ये पास हो जा, पास हो जा पी से स्टार्ट हो रहा है मतलब परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है सर। कॉलेज सी से स्टार्ट हो रहा है चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है सर। एग्जाम ई से स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके सर। फिर एफ से स्टार्ट हो रहा है मतलब फाइनेंस कॉस्ट, ओके सर। फिर डांस करेंगे, डी से स्टार्ट हो रहा है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओके। ऑनलाइन ओ से स्टार्ट हो रहा है अदर एक्सपेंसेस। आप लोग भी रिपीट रिपीट करोगे भी, ठीक है। आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो रिपीट करो मेरे साथ। चिंटू सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। पास हो जा पी से स्टार्ट हो रहा है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। कॉलेज सी से स्टार्ट हो रहा है चेंज इन इन्वेंट्रीज। एग्जाम ई से स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर एफ से स्टार्ट हो रहा है फाइनेंस कॉस्ट। डांस करेंगे, डी से स्टार्ट हो रहा है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑनलाइन ओ से स्टार्ट हो रहा है अदर एक्सपेंसेस। याद हो गया? याद हो गया? मेरे को तो याद हो गया भाई। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। अरे चिंटू पास होगा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। चिंटू से क्या आता है याद? सी। सी मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पास हो जा से क्या आता आता? ये पी। पी से परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। कॉलेज, कॉलेज से क्या याद आता है? सी। चेंज इन इन्वेंट्री से। एग्जाम से क्या याद आ जाता है? ई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर से क्या याद आता है? एफ। फाइनेंस कॉस्ट। डांस करेंगे से क्या आता है? डी। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑनलाइन से क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन ये निमोनिक आपको याद रहना चाहिए। निमोनिक याद नहीं रहा फिर दिक्कत दिक्कत होगा। हम आपको इतना आसान बना देंगे दोस्तों, चिंता नहीं है। निमोनिक याद रह जाता है। ये सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है ना कि चिंटू जब पास होगा तब हम लोग डांस करेंगे। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। निमोनिक याद करने का तरीका कि आप लोग हमेशा गुनगुनाओ, जैसे आप गाना को गुनगुनाते हो वैसे ही हमेशा गुनगुनाओ। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। पागलपंती करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट याद करने के लिए, वरना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा फॉर्मेट याद करना। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम भी बचपन में ऐसे निमोनिक्स बना के याद करता था। मेरे भाई मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था बचपन में। हम भी ऐसे निमोनिक्स याद करता था बना बना के। आप लोगों को भी याद करवा रहा हूं। मुझे पता है स्टूडेंट क्या फील करते हैं यार। स्टूडेंट को इतना कम टाइम मिला है, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे याद करेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। तो दोस्त लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, एक पूरा पूरा देखो। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके निमोनिक्स बना के लाया हूं तुम्हारे लिए, सारा याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। देखो अब आप सोचोगे सर पिछला वाला भूल गए। कैसे भूले? पिछला वाला क्या था? रोटी। रोटी मतलब आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम, टी आई फॉर टोटल इनकम। याद है भैया? याद, पिछला वाला भी याद रह जाएगा। निमोनिक का यही जादू है, यही जादू है निमोनिक का। अगर आप नॉर्मली पढ़ते ना तो याद नहीं रहता। निमोनिक बना के पढ़ोगे तो याद रहेगा। हम लोग पिछला में क्या पढ़ते हैं? रोटी। रोटी आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम और टी आई फॉर टोटल इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस को कैसे याद रखें? चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू सी से स्टार्ट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये पास हो जा पी से स्टार्ट होता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कॉलेज सी से स्टार्ट होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। एग्जाम ई से स्टार्ट होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर एफ से स्टार्ट होता है फाइनेंस कॉस्ट। डांस करेंगे डी से स्टार्ट होता है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑनलाइन ओ से स्टार्ट होता है अदर एक्सपेंसेस। हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू, ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। अब भैया ये सबको कैसे याद रखिए? ये सबको, ये 3 4 5 जो है, इन सबको हम लोग कैसे याद रखें? तो इन सबको याद रखने का एक ट्रिक है कि पहले प्रॉफिट फिर टैक्स। आप बताओ कि पहले प्रॉफिट कमाते हो कि फिर ये मतलब कि पहले टैक्स देते हो? अब बोलो ना, आप अभी तक टैक्स पढ़े हो ना सेम 4 में। अब बोलो पहले प्रॉफिट कमाते हो कि पहले टैक्स देते हो? अरे भैया पहले प्रॉफिट कमाएंगे तो पहले लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेना टैक्स, फिर लेना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल। पहले लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेना टैक्स, फिर लेना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे पहले तुम प्रॉफिट कमाता है ना, फिर टैक्स देता है ना, तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस को लेना, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा सा बात है ना? समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो आ जाओ, देखो रिवाइज करते हैं। देखो पूरा पूरा पीएल याद हो गया, पूरा पीएल याद करवा दिया दोस्तों। आप लोगों को पूरा पीएल याद करवा दिया। एक बार लाइक तो करो, कमेंट तो करो, शेयर तो करो। कैसा लगा तुम लोगों को? देखो आओ
अब एक बार याद करते हैं, देखो सबसे पहले भैया इनकम वाला हेड आता है, ये सब हेडिंग तो याद रखना पड़ेगा ना। सबसे पहले इनकम वाला हेडिंग आता है। इनकम को कैसे याद रखें? रोटी, रोटी। आर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ का मतलब अदर इनकम, टीआई का मतलब टोटल इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल इनकम। ठीक है सर। फिर एक्सपेंसेस वाला हेड आता है, नंबर 2 में एक्सपेंसेस वाला हेड आता है। एक्सपेंसेस को किस तरीके से याद रखे? बस चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू कहां से स्टार्ट होता है? सी से। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरा यूट्यूब में खोज के दिखा दो ऐसा कौन कौन पढ़ाता है। फाइनल अकाउंट्स पूरा याद करवा दूंगा दोस्तों। लोग झक मारते रहेंगे, एजेसियंस झक नहीं मारेंगे, एजेसियंस पूरा फॉर्मेट को छाप के आएंगे पूरा। 15 में से एटलीस्ट हर बच्चा 12 स्कोर करके आएगा। तो एक्सपेंसेस को याद करने का तरीका, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम पे डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू कहां से स्टार्ट होता है? सी से, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बिल्कुल सर। ये पास हो जा कहां से स्टार्ट होता है? पी से, मतलब परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल सर। कॉलेज किधर से स्टार्ट होता है? सी से, मतलब चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है। एग्जाम किधर से स्टार्ट होता है? एग्जाम किधर से स्टार्ट होता है? ई से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर किधर से स्टार्ट होता है? फाइनेंस कॉस्ट। डांस करेंगे किधर से स्टार्ट होता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑनलाइन से ओ आता है, अदर एक्सपेंसेस। हो गया। फिर आपका ये टोटल एक्सपेंसेस बन गया। फिर ये सब कैसे याद रखें सर? ये सब याद करने का तरीका, पहले प्रॉफिट फिर टैक्स। पहले पहले आप प्रॉफिट कमाते हो ना, फिर टैक्स देते हो ना। लिखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेना टैक्स एक्सपेंसेस, फिर आप निकालना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रटना ही तो है, कैसे भी रटो। बोधा बोधा बच्चा की तरह मत रटो, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह रटो, ट्रिक बना के रटो। ठीक है, आ जाओ। देखो, आप बोल रहे हो कि भैया आप बिना बिना देखे नहीं बता सकते। आप आप मजाक उड़ाओगे मेरा क्या अभी? आप बोलोगे भैया आप बिना देखे नहीं बता सके। अब चलो, अब चलो, अब टेस्ट करते हैं अपने आप को। अब एक बार बिना देखे टेस्ट करते हैं अपने आप को, याद है कि नहीं? सबसे पहले भैया इनकम वाला हेड आता है। इनकम वाला हेड में क्या कहते हैं हम लोग? रोटी। रोटी का मतलब, आर का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ का मतलब अदर इनकम और टीआई का मतलब टोटल इनकम। हो गया। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के हेड में क्या आएगा? चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू चिंटू कहां से स्टार्ट होता है? सी से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर पास हो जा कहां से स्टार्ट होता है? पी से, परचेस, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ना, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल ठीक है। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, कॉलेज कॉलेज कहां से स्टार्ट होता है? सी से, सी मतलब चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है। एग्जाम कहां से स्टार्ट होता है? ई से, ई मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम। फिर कहां से स्टार्ट होता है? एफ से, एफ मतलब फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, ये डांस कहां से स्टार्ट होता है? डी से, डी मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। ये डांस करेंगे एक साथ है वो। ऑनलाइन, ऑनलाइन कहां से स्टार्ट होता है? ओ से, अदर एक्सपेंसेस। बिना बोले बता दिया भाई। फिर क्या था कि पहले प्रॉफिट फिर टैक्स, मतलब अपने लोग पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस, फिर अपने लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पूरा पीएल तुमको याद करवा दिए। बोलो, बोलो कमेंट में अप्रिशिएट कर भाई, पूरा पीएल तुमको याद करवा दिए। पूरा पीएल तुमको याद करवा दिए, बैलेंस शीट भी याद करवा देंगे। कमेंट में अप्रिशिएट कर कि हाँ कैसा ट्रिक है, किस तरीके से मेहनत लगती है, रात रात भर ये सब निमोनिक्स बनाने में मेहनत लगती है। हो गया पीएल, आप लोगों को अभी याद हो गया, दिमाग में छप छप गया है। फिर पूछूंगा बाद में। ठीक है। अच्छा, अब ना अपने लोग नोट्स के बारे में एक बार देखते हैं। ठीक है। पीएल के जो नोट्स बनेंगे ना, उसके उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है। आप लोगों को पेशेंस से सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि ट्रिक बता दिए दूसरा ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, हम बैलेंस शीट का भी पूरा बैलेंस शीट आप लोगों को ऐसे याद करवा देंगे, इसके बाद बैलेंस शीट भी याद करवा देंगे। लेकिन पहले आओ नोट्स टू अकाउंट का देख लेते हैं एक बार। नोट्स टू अकाउंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है। देखिए जरा, जरा ध्यान से समझिए आप बात को जरा ध्यान से समझिए। आपको हम पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा छपा देंगे दिमाग में। एग्जाम में जाके पूरा लिख देना, सबसे पहले लिख देना पीएल बैलेंस शीट। पीएल बैलेंस शीट जाके लिख देना, अमाउंट बाद में पुट करना। अमाउंट आप बाद में पुट करना, धीरे 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 पुट करना। 40-45 मिनट्स में आपका बन जाना चाहिए सब कुछ। ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं अपने लोग नोट नंबर का। नोट नंबर क्या है? नोट नंबर मतलब होता है वर्किंग नोट्स। जिसका जिसका वर्किंग नोट्स लगेगा उसका उसका नोटिंग करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। नोट नंबर होता है मतलब वर्किंग नोट्स। अगर मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ डायरेक्टली बिठा देंगे, नोट नंबर का कोई जरूरत नहीं है। नोट नंबर उन्हीं का करना जिनका नोट का रिक्वायरमेंट है, जिनका जिनका कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं आप सबको एक एक करके दिखा देता हूं कि किस किस तरीके से कौन सा सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से नोटिंग करना है। मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट नंबर 1 आप निकाल रहे हो, तो यहां पे लिखोगे नोट नंबर 1। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो नोट का कोई नीड नहीं है, आप यहां पे अमाउंट बिठा देना, आप यहां पे अमाउंट बिठा देना। लेकिन अगर मान लीजिए नोटिंग करना पड़ा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
ग्रॉस सेल्स जो रहेगा उससे सेल्स रिटर्न को लेस कर दीजिएगा, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं? नेट सेल्स को ही तो बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने लोग नेट सेल्स को ही बोलते हैं। ग्रॉस सेल्स रहेगा उससे सेल्स रिटर्न लेस कर देना, आपका निकल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं? नेट सेल्स को ही तो बोलते हैं बाबू, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अदर इनकम, अदर इनकम का नोट करने के लिए बोलेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही ऐसा बना हुआ है कि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, अदर इनकम मान लीजिए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो नोटिंग करना पड़ेगा अदर इनकम का। तो अदर इनकम का नोटिंग किस तरीके से करें? वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 आइए देखिए। अदर इनकम में क्या सब आता है? पीएल के क्रेडिट साइड में जो सब भी इनकम लिखते थे वो सब सारा इनकम अदर इनकम में आता है। बचपन बचपन क्लास में आप पीएल अकाउंट बनाते थे ना, पीएल के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम लिखा करते थे आप, वो सब अदर इनकम में आता है। जो भी इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा करते थे, याद है? बचपन में ट्रेडिंग पीएल में इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा करते थे, याद है? तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिस्काउंट इनकम, मिसलेनियस इनकम, बैड डेट रिकवर्ड, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सारा इनकम को जोड़ देना, आपका अदर इनकम आ जाएगा। ये अदर इनकम का नोट है। अदर इनकम में क्या क्या आता है याद करवा रहा हूं। अदर इनकम में क्या क्या? पीएल के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम आप लिखते थे वो सब अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबको ऐड कर देना। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिस्काउंट रिसीव, मिसलेनियस इनकम, बैड डेट रिकवरी, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस हो गया, अदर इनकम का नोट खत्म। अदर इनकम में यही करना है, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो नोट नंबर 2 भी समाप्त। मैं फिर वापस बोल रहा हूं कि अगर अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ रहे तो नोट नंबर का कोई नीड नहीं है, नोटिंग का कोई नीड नहीं है। वर्किंग नोट किसका बनाते हो? जिसका अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। वर्किंग नोट तभी ना बनाते हैं जी। वर्किंग नोट कब बनाते हैं? जिसका अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। जिसका अमाउंट डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा देन वर्किंग नोट मत बनाना, ठीक है। चलो देखो, एक्सपेंसेस का देखो, एक्सपेंसेस का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो पड़े, चिंटू चिंटू से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पड़े अपने लोग, इसका वर्किंग नोट कभी नहीं लगता है। इसका हमेशा डायरेक्टली अमाउंट दिया रहता है, ठीक है। इसका अपने को डायरेक्टली अमाउंट दिया रहेगा हमेशा। बात करते हैं परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड किस तरीके से निकालेंगे? देखो, परचेस से आप लोग रिटर्न लेस कर लेना, आपको परचेस इन स्टॉक इन ट्रेड निकल जाएगा। देखो यही पे ना कि ग्रॉस ग्रॉस परचेस से परचेस रिटर्न जो लेस कर लोगे तो आपका परचेस इन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकल जाएगा। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैसे निकलेगा? ग्रॉस परचेस से परचेस रिटर्न लेस कर लेना बाबू, और आपका निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का वर्किंग नोट किस तरीके से रहेगा? देखो, ओपनिंग लेना, लेस कर देना क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक लेना और लेस कर देना क्लोजिंग, ठीक है। देखो यहां पर भी वही लिखा हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री का नोटिंग किस तरीके से करते हैं? ओपनिंग स्टॉक लेना, ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो डब्ल्यूआईपी का है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक लेना, कोई भी ओपनिंग स्टॉक लेना बाबूजी, और क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर देना, आपका निकल जाएगा क्या? चेंज इन इन्वेंट्री। प्लस में निकला, माइनस में निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख देना। ओपनिंग स्टॉक लेना, लेस कर देना क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लेना और लेस कर देना क्लोजिंग स्टॉक, आपका चेंज इन इन्वेंट्री निकल जाएगा बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री निकल जाएगा, ठीक है। अभी भी खेला बाकी है बेटा, ये सब नोटिंग, ये सब नोट्स ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद पूरा बैलेंस शीट तुमको ऐसे ही ट्रिक से याद करवा दूंगा, निमोनिक से याद करवा दूंगा, तो वेट करो, ठीक है। मैं क्या बोला? चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालने का? ओपनिंग स्टॉक लेना, लेस क्लोजिंग कर देना, प्लस में आया माइनस में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट बिठा देना, अमाउंट बिठा देना, ठीक है। फिर देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो जो एक्सपेंसेस किया गया, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो जो एक्सपेंसेस किया गया उसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसका इसका आप नोटिंग देखते हैं, इसका नोटिंग देखते हैं, इसका अपने लोग नोटिंग देखते हैं। आइए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले एम्प्लॉय को बताइए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अपने लोग करते क्या क्या है, बताइए तो, बोलिए तो, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अपने लोग करते क्या क्या है, बोलिए ना, आइडिया तो होगा ना कुछ, कमेंट में बोलो। एम्प्लॉय को वेजेस देते हैं, एम्प्लॉय को अपने लोग वेजेस देते हैं, एम्प्लॉय को अपने लोग सैलरी देते हैं, तो वो आएगा वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉय के नाम में हम लोग प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉय के नाम पे हम लोग प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं या कोई और फंड में जमा करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के नाम पे हम लोग शेयर भी अलॉट करते हैं, इसॉप, इसॉप चैप्टर जो अभी पढ़ेंगे, इसॉप में क्या होता है कि एम्प्लॉय के नाम पे हम लोग शेयर अलॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मैनेजरियल डायरेक्टर से रेम्युनरेशन, ये सब क्या है? ये सब है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये सब क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉय को जो वेजेस एंड सैलरी दिया, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर फंड्स, एक्सपेंसेस ऑन ईसॉप एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, ये सब क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। चलिए देखिए नेक्स्ट, फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट मतलब क्या होता है? कितने कितने परसेंट पे आपने ब्याज लिया। फिनेंस कॉस्ट का वर्किंग नोट देखते हैं, कितने परसेंट पे आपने ब्याज लिया। आप जो लोन्स लेते हो, डिबेंचर्स लेते हो, आप जो लोन्स लेते हो, डिबेंचर्स लेते हो, उसको बोलते हैं अपने लोग फाइनेंस कॉस्ट, उसको अपने लोग बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो आइए फाइनेंस कॉस्ट को देखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस,
कि मेरा ब्याज कितना जा रहा है हर साल मेरा ब्याज कितना जा रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अदर बोरिंग एक्सपेंसेस भी लेते हैं, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर दो, बस वो फाइनेंस कॉस्ट निकल गया। ठीक है, मतलब डिबेंचर्स के लिए, लोन्स वोन्स लिए, तो हर महीने तुम्हारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, हर साल तुम्हारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 5,000 10,000, उसको लिखना पड़ता है फाइनेंस कॉस्ट में। कोई पैसे अगर आप ब्याज में लेते हो तो हर महीने हर साल कितना इंटरेस्ट जा रहा है उसको आप फाइनेंस कॉस्ट में लिखते हो, फाइनेंस कॉस्ट में। फिर क्या है, फिर अपना डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, नोट नंबर 7। तो डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का आइए फटाफट से देखिए। डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी है, मोटर कार है या कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, उन सबका डेप्रीशिएशन ले लो, बात खत्म। और अगर गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है तो एमोटाइज करो। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क का क्या होता है, एमोटाइजेशन होता है, एमोटाइजेशन। और फिक्स्ड एसेट का क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है। ये सब तो आप क्लास 11 में पढ़े हो ना। अच्छा, नोट नंबर 8, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो था, अदर एक्सपेंसेस किस तरीके से निकाले भैया, अदर एक्सपेंसेस किस तरीके से निकाले, आइए अदर एक्सपेंसेस किस तरीके से निकाले, जरा देखिए आप लोग। देखिए, अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस होता है वो सब। इतना याद करने का दरकार नहीं, छोटा मोटा जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस रहता है, अपना जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस रहता है वो सब, जो पीएल के डेबिट साइड में लिखा करते थे, पीएल के जो डेबिट साइड में लिखा करते थे, पीएल के डेबिट साइड में जो जो एक्सपेंसेस अपने लोग लिखा करते थे, इसको बोलता है अदर एक्सपेंसेस, इसको अपने लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले हो गया जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अपने लोग पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं ना, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये पावर एंड फ्यूल, ये मतलब ये कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब क्या है, ये सब बाबू ये सब क्या है, देखिए पीएल के डेबिट साइड में जो जो एक्सपेंसेस आप लिखा करते थे नॉर्मली, छोटा मोटा एक्सपेंसेस जो लिखा करते थे, वो सब सब अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऑडिटर लोगों को जो रेम्यूनरेशन देते हैं ना, सुनिए, ऑडिटर लोगों को जो रेम्यूनरेशन, ऑडिटर मतलब कौन भैया, सीए लोगों को जो रेम्यूनरेशन देते हैं ना, वो भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, सीए लोगों को रेम्यूनरेशन किस मैटर्स में देते हैं, या वो टैक्स के मैटर में, कंपनी लॉ के मैटर में, मैनेजिंग सर्विस के मैटर में, अदर सर्विस के मैटर में, तो वो सब भी आएगा। ठीक है, और जनरल एक्सपेंसेस, मतलब सीधा सा बात है, अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस में पीएल के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस बैठता था सब आएगा, जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, पावर एंड फ्यूल, फिर जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो पीएल के डेबिट साइड में बिठाते थे वो एक्सपेंसेस ले लेना अदर एक्सपेंसेस में, वो सब सारा एक्सपेंसेस ले लेना अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्लियर है, स्टेटमेंट ऑफ क्लियर, सब सब क्लियर करा दिया आप लोग, सब क्लियर करा दिया आप लोग। अब देखिए, नोट्स टू अकाउंट को भी रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपने लोगों को लेना है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर देना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। अदर इनकम में क्या लेना है, पीएल के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम बिठाते थे, पीएल के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम बिठाते थे, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब लेना है नॉर्मली। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरीके से निकाले भैया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी दिया होता है अमाउंट में, इसका कोई वर्किंग नोट नहीं होता, ऑलरेडी दिया होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड किस तरीके से निकाले, परचेस लेस रिटर्न, परचेस लेस रिटर्न। चेंज इन इन्वेंटरी किस तरीके से निकाले, ओपनिंग लेस क्लोजिंग। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किस तरीके से निकाले, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालने का तरीका है बेटा कि पहले लीजिए वेजेस एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, फिर लीजिए कंट्रीब्यूशन टू, मतलब कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अगर इशॉप विशॉप में आप नाम लिखवाए हो अपना एम्प्लॉय का, वो भी ले लीजिए, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो कुछ भी किया वो सब लेने का। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, जितना सालाना तुम इंटरेस्ट भर रहे हो, जितना ब्याज भर रहे हो सालाना, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या आएगा सर, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, डेप्रीशिएट कर दो, डेप्रीशिएबल वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर का डेप्रीशिएट करके जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू, बस सिंपल है। इसमें इसमें क्या हुआ है, अदर एक्सपेंस में क्या आएगा, वो छुटका मुटका एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, जो पीएल के डेबिट साइड में लिखते थे, पीएल के जो डेबिट साइड में लिखते थे बाबू, ठीक है, वो सब आएगा। क्लियर है आप लोगों को, पीएल क्लियर है ना। चलो पीएल का एक बार लास्ट बार फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आता है भैया इनकम, इनकम में आग बंद करके, आग बंद करके, सबसे पहले आता है इनकम। इनकम में क्या होता है, रोटी, रोटी मतलब आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम, और टीआई फॉर ये टोटल इनकम। ठीक है सर। फिर एक्सपेंसेस आता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या आता है, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू का मतलब सी, सी से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। फिर पास हो जा कहां से आता है, पी, पी फॉर परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ओके। कॉलेज, कॉलेज कहां से आता है, सी, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओके सर। फिर ये मतलब ये चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, एग्जाम ई से आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके। फिर फिर का एफ आता है फाइनेंस कॉस्ट, फिर का एफ आता है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, मतलब डांस का डी आता है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओके सर। ऑनलाइन, ऑनलाइन का ओ आता है अदर एक्सपेंसेस,
हो गया। फिर ये पहले प्रॉफिट फिर टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंसेस और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल हो गया, याद हो जाएगा। नोट्स भी कर लिए, याद भी कर लिए। बता, अब तू बता कौन तेरे को पढ़ाएगा ऐसा, बता। तू बता बस, तू बस नाम बता दे। चलो आ जाओ, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से याद करें। सबसे बड़ा टास्क भैया ये, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो और बड़ा है भैया, कैसे याद करें इसको, कैसे याद करें। चिंता मैं हूं ना, चिंता मैं हूं। अब आप लोगों को ये पता है ना कि बैलेंस शीट का दो हेड होता है, एक होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एक होता है असेट्स। आप लोगों को ये पता है ना कि बैलेंस शीट का दो हेड होता है, एक होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एक होता है असेट्स। कंपनी बैलेंस शीट का दो हेड होता है, एक होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एक होता है असेट्स। सबसे पहले आइए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को पढ़ते हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को किस तरीके से याद रखिए। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली। देखिए सबसे पहले ना अपने लोग इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक करते हैं, ठीक है। आइए देखिए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स आता है, शेयर होल्डर फंड्स आता है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसको आप लोग मत लिखना, इसको आप लोग मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चंस में, इसको मत लिखना, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सेकंड में क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थ्री में क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ओके सर। फिर 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 ये करंट करंट लाइबिलिटीज आता है, फिर आपका करंट लाइबिलिटीज आता है, ठीक है। फिर आपका करंट लाइबिलिटीज आता है जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स किस तरीके से निकाले सर, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ट्रेड पेबल्स किस तरीके से निकाले, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। अदर अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब आता है, ठीक है। फिर आता है आप लोग का असेट्स। असेट्स में आता है नॉन नॉन करेंट असेट। असेट में आपका आता है नॉन करेंट असेट, उसमें सबसे सबसे पहला पार्ट होता है पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट असेट। और करेंट असेट में क्या क्या आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट असेट। याद होगा क्या, लग रहा है क्या याद हो जाएगा, लग रहा है याद हो जाएगा, लग रहा है याद हो जाएगा। नहीं, इसीलिए ट्रिक बनाए, इसीलिए निमोनिक बनाए। जो लोग भी अपना ज्ञान पेलते रहते हैं ना कि भैया हम तो लॉजिकली करते हैं, हम तो लॉजिकली सीखते हैं, तो तुम्हारा लॉजिक जो है ना एग्जाम में हवा टाइम टाइम फुस हो जाएगा पूरा, जब जब तुमको कोई फॉर्मेट याद नहीं रहेगा। इसीलिए निमोनिक करा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा हंसी, आपको लग रहा होगा फनी, लेकिन इसमें ना एफर्ट लगा हुआ है। अभी जो हम रीड किए हैं कुछ भी समझ में आया, कुछ भी तुमने कुछ भी याद हो पाया, नहीं हो पाया ना। निमोनिक करवाएंगे 1 सेकंड में याद हो जाएगा। यही जादू है, यही डिफरेंशिएट है अभिषेक झा का और दूसरे टीचर का। बात बता दी है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो लॉजिकली एक पॉइंट पे सही रहता है, लेकिन जब इतना बड़ा फॉर्मेट याद करना है तब आप रट्टा ही मारते हो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आइए देखिए ये बैलेंस शीट। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली। सुनिए 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 सुनिए, सबसे पहले अपने लोग लाइबिलिटी साइड को कवर करते हैं। लाइबिलिटी साइड को कैसे कैसे कवर करें, बस एक चीज याद रखिएगा, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली। एक के ई से याद आएगा आप लोगों को इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। आपको हेडिंग याद आ जाएगा, हेडिंग हेडिंग भी तो याद आना जरूरी है ना। एक के ई से आपको याद आ जाएगा सबसे बड़ा हेडिंग, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। एक के ई से आपको याद आ जाएगा दोस्तों इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। स्मार्ट से, स्मार्ट के एस से आपको याद आ जाएगा दोस्तों शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। स्टूडेंट के एस से आपको आपको याद आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। फिर नाचता के एन से आपको याद आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और कॉन्स्टेंटली के सी से आपको आपको याद आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज। अब इसको 5 बार बोलूंगा, 5वीं बार में तुम्हारे दिमाग में जाके बस जाएगा, सीधा सा बात है। स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, ई से क्या होता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। आपको हेडिंग याद आ जाएगा, हेडिंग मेन हेडिंग याद आ जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, स्मार्ट, स्मार्ट के एस से क्या याद आता है, शेयर होल्डर फंड्स। फिर स्टूडेंट के एस से क्या याद आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। नाचता के एन से क्या याद आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और कॉन्स्टेंटली के सी से क्या याद आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, ई से क्या याद आ जाएगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। स्मार्ट का एस से क्या याद आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स। स्टूडेंट का एस से क्या याद आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाचता का एन से क्या याद आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और कॉन्स्टेंटली का सी से क्या याद आ जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज। अब भैया इसके सब हेड्स कैसे याद रखें, सब बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा, उसका भी हम बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखो, लाइबिलिटी साइड को याद रखो। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, ई से बताओ,
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, रिपीट करो मेरे साथ, ई से क्या है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। स्मार्ट के एस से क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स। स्टूडेंट के एस से क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाचता के एन से क्या होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और कॉन्स्टेंटली के सी से क्या होगा, करंट लाइबिलिटी। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, एक एक के ई से क्या याद होगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। स्मार्ट के एस से क्या याद आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, ओके। स्टूडेंट के एस से क्या याद होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाचता के एन से नॉन करेंट लाइबिलिटी, कॉन्स्टेंटली के सी से करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, कहीं पे रफ वर्क में लिख लेना ये वाला, ठीक है। ई से क्या आएगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। एस से क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स। फिर एस से क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, ठीक है। फिर एन से क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। फिर सी से क्या आ जाएगा दोस्तों, करंट लाइबिलिटी। बात खत्म, ठीक है। अब यार सब हेड्स को कैसे याद रखें, देखिए शेयर होल्डर फंड्स में आप लोगों को दो ही सब हेड्स है, दो ही तो सब हेड्स है भैया, शेयर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बस बात खत्म। शेयर होल्डर फंड्स में आप लोगों को दो ही सब हेड्स याद रखना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बात खत्म। उसका तो कोई ट्रिक बताने का दरकार नहीं है ना। शेयर होल्डर फंड्स में आप लोगों को दो ही सब हेड्स याद रखना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और ये नॉन करंट लायबिलिटी में आप लोगों को दो ही सब हेड्स याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आप इस तरीके से याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजन, इस तरीके से याद रखना, तो वो दोनों ही आपका कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए शेयर होल्डर फंड्स में आप लोगों का तो मुश्किल नहीं है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दो ही तो याद रखना है। नॉन करंट लायबिलिटी में आप लोगों को दो ही सब हेड याद रखना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में याद रखना सिर्फ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लेना, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लेना। उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी ट्रिक सिखा रहे, ठीक है। मेन बात आता है भैया कि करंट लायबिलिटी के सब हेड को कैसे याद रखें, ये चार को कैसे याद रखें। हम एग्जाम के लास्ट दिन में ये वन शॉट देख रहे हैं, ये चार को कैसे याद रखे, इसका कुछ ट्रिक बताइए। तो करंट लायबिलिटी के सब हेड को याद रखने के लिए याद रखना, एक एसटी कास्ट वाला को हम लोग किस तरीके से बुलाते हैं, सॉरी एसटी कास्ट वालों, आप लोग को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एसटी कास्ट वाले को हम लोग को किस तरीके से बुलाते हैं, एसटी ओ एस टी। एक एसटी कास्ट वाले को हम लोग किस तरीके से बुलाएंगे, एस टी ओ एस टी। तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी का मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी का मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटीज, और फिर एस टी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी का भी याद करवा दिए, करंट लायबिलिटी का सब हिट्स भी याद करवा दिए। सबसे पहले देखो, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली से पूरा लायबिलिटी साइड आपका कवर कर दिए। फिर सब हेड्स को याद करने का भी बता दिया आप लोगों को। एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, ई फॉर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एस फॉर शेयर होल्डर फंड्स, फिर अगेन एस फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, सी फॉर करंट लायबिलिटी। इसमें भैया शेयर होल्डर फंड्स तो भैया आसान है, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बैठेगा, हम लोग ये याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी ये भी आसान है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन बैठेगा, ये भी हम लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन करंट लायबिलिटी का किस तरीके से याद करें भैया, जैसे एसटी कास्ट वाले को बुलाते हो, एसटी कास्ट वाले को बुलाओ, एस टी ओ एस टी, एस टी ओ एस टी, ये याद रखना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर टी का मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल्स याद रखना, कैसे निकालना है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ओ का मतलब क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हो गया, सीधा सा बात है। चलो असेट साइड को किस तरीके से याद रखें, असेट साइड को याद रखने का एक तरीका, अब नहीं चलेगा, मम्मी लोग बोलती है ना, अब नहीं चलेगा। तो ए फॉर क्या, ए फॉर आपको हेडिंग याद आ जाएगा, ए फॉर आपको हेडिंग आ जाए, ठीक है। ए फॉर आपको पूरा का पूरा हेडिंग याद आ जाएगा, असेट्स, हेडिंग आपको याद आ जाएगा एटलीस्ट, असेट्स, ठीक है। एन फॉर क्या है, नॉन करेंट एसेट, और सी फॉर क्या है, करेंट एसेट। सबसे पहले असेट आपको याद आ जाएगा, फिर एन फॉर नॉन करेंट एसेट, और सी फॉर क्या, करेंट एसेट। भैया ये नॉन करेंट एसेट में बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, इसका भी कुछ याद करने का ट्रिक है क्या, हाँ है। करंट एसेट में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, इसका भी कुछ याद करने का ट्रिक है क्या, हाँ है। चिट पेपर में लिख के जाना ये सब, चिट पेपर में लिख के जाना ये सब, ठीक है। सॉरी, कुछ मत लिख के जाना, याद रहेगा। चलो आ जाओ, आओ, इसका भी कुछ याद करने का है क्या, हाँ है ना, आ जाओ ना, आओ 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 मेरे बच्चा। देखो असेट्स के हेडिंग को याद करने के लिए, असेट्स में क्या क्या आता है उसको याद करने के लिए, अब नहीं चलेगा, अब से क्या याद आ जाएगा, असेट। अब का ए से क्या याद आ जाएगा, असेट। एन से क्या याद आ जाएगा, नॉन करेंट असेट। सी से क्या आ जाएगा, करेंट असेट। ए से क्या याद आ जाएगा, असेट। एन से क्या याद आ जाएगा, नॉन करेंट असेट। और सी से क्या आ जाएगा,
करंट एसेट, ठीक है। अब भैया इसके हेडिंग्स, इसके सब हेड्स को किस तरीके से याद रखें, इसके सब हेड्स को किस तरीके से याद रखें। नॉन करंट एसेट के सब हेड में क्या क्या है, सबसे पहले है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल कैपिटल डब्ल्यूआईपी, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट, ये सब है भैया, ये सब है। कैसे याद रखिए इसको, तो याद रखना पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, ये स्लोगन याद रखना कि पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, ये स्लोगन आप याद रखना, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, ठीक है। तो ये पी से क्या आता है, पी से आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। पी से क्या आता था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को याद नहीं हुआ है, अभी आपको टेस्ट करूंगा, अभी आपको टेस्ट करूंगा, सब कुछ याद हुआ है। पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, इसके सब हेड्स याद करने के लिए देखो, पी से, ये पी से क्या आता था बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। नीड से क्या आता है, एन से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कॉफी का सी से क्या आता है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। एल से क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या आता है, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट के सब हेड्स को हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, 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 पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स। तो पी से क्या आता है बताओ, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर क्या आता है, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट, नाम में ही तो छुपा हुआ है, नाम में ही तो छुपा हुआ है, ठीक है। नीड का एन से क्या आता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कॉफी का सी से क्या आता है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। लाइक का एल से क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर का ओ से क्या आता है, अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है। वापस 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 वापस, नॉन करेंट एसेट को किस तरीके से याद रखें, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स। तो ये मतलब ये पापा का पी से क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। नीड का एन से क्या आता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। कॉफी का सी से क्या आता है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। लाइक का एल से क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अदर्स का ओ से क्या आता है, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है, ठीक है। अब करंट एसेट, करंट एसेट को ये करंट एसेट के सब हेड्स को किस तरीके से याद रखें भैया, करंट एसेट्स के सब हेड्स को किस तरीके से याद रखें, देखो याद रखना, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट, 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 ऐसे करके याद रखना, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट है। तो कूल का सी से क्या आता है, ये करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है। आई फॉर इन्वेंट्रीज, आई फॉर इन्वेंट्रीज, फिर टीचर्स का टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाले भैया, ये डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है। फिर कुक का सी से क्या निकाले, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश प्लस बैंक, ठीक है। अच्छा, स्पाइसी का एस से क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ फॉर क्या होगा, अदर करेंट असेट, अदर करेंट असेट, ठीक है। करेंट असेट्स के सबहेड को किस तरीके से याद रखे, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट। सी फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज, सी फॉर, ठीक है, सी फॉर ये करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज, ठीक है। फिर टीचर्स का टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, कुक का सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्पाइसी का एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ फॉर अदर करंट एसेट। हो गया दोस्तों, हो गया, बैलेंस शीट खत्म, पीएल बैलेंस शीट सब कुछ ठीक से करवा दिए। आइए आप रिवाइज करके देखते हैं कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले पीएल, पीएल को एकदम बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे, आप लोग इसको 5 बार पढ़ लोगे ना घर में, हो जाएगा, हो जाएगा, रेडी कर दिया हूं दोस्तों ऑलरेडी, ठीक है। बैलेंस शीट का रेडी कर दिया हूं, पीएल का देखते हैं। सबसे पहले क्या था, इनकम, इनकम में अपने लोग याद करते थे रोटी, रोटी, रोटी मतलब आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। फिर ओ फॉर अदर इनकम, ओके। फिर टीआई का मतलब टोटल इनकम, मतलब उसका टोटल कर देना, निकल जाएगा टोटल इनकम, ओके, रोटी। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को किस तरीके से याद रखे, चिंटू पास हो जाए कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। सी फॉर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चिंटू का सी फॉर। फिर पास हो जाए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओके। कॉलेज का सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है सर। एग्जाम का ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके। फिर का एफ आई फिनेंस कॉस्ट, ओके सर। डांस का डी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओके सर। ऑनलाइन का ओ अदर करंट, सॉरी अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, बिल्कुल। फिर क्या था कि पहले प्रॉफिट फिर टैक्स, पहले पहले प्रॉफिट फिर टैक्स, मतलब कि पहले आप लोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लोगे टैक्स एक्सपेंसेस, फिर निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हो गया ना। फिर देखो, फिर अपने लोगों को बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का क्या था, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली पूरा लाइबिलिटी साइड को कवर कर देता है। एक से क्या आएगा आपको, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। स्मार्ट के एस से क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स।
स्टूडेंट के एस से क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी मनी ये पेंडिंग अलॉटमेंट है। नाचता के एन से क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। कॉन्स्टेंटली के सी से क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिर असेट्स, असेट्स मतलब अब नहीं चलेगा, अब से क्या आ जाएगा, हेडिंग असेट, असेट असेट। नहीं का एन से क्या आ जाएगा, नॉन करेंट असेट, और चलेगा का सी से क्या आ जाएगा, करेंट असेट। हो गया ना, हो गया पूरा। ठीक है, हो गया। इतना बड़ा बैलेंस शीट सब कोई भोदा मार्का की तरह लिखते रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा, छपा हुआ रहेगा दिमाग में, छपा हुआ रहेगा दिमाग में। ठीक है, अब देखते हैं करंट एसेट याद रहता है कि नहीं। करंट एसेट में क्या था बाबू, करंट एसेट में था पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स। तो मतलब ये पापा से क्या आ जाएगा, ये पीपीई एंड अदर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एन से क्या आ जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना। सो ये पापा नीड कॉफी, कॉफी से, कॉफी का सी से क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। लाइक का एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बिना देखे बता रहा हूं भाई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके सर। अदर्स, अदर्स का ओ से क्या दे जाएगा, अदर करेंट असेट, अदर करेंट असेट, अदर, अदर नॉन करेंट असेट, अदर नॉन करेंट असेट, अदर करेंट असेट नहीं, अदर नॉन करेंट असेट। अगर नॉन करेंट वाला सेक्शन है तो अदर नॉन करेंट असेट होगा ना, अगर करंट एसेट वाला सेक्शन है तो अदर करंट एसेट होगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग क्या याद किए थे, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट। ठीक है, तो सबसे पहले कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब, कूल सी से स्टार्ट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इंडियन का आई से क्या होगा, इन्वेस्ट, ये हम थोड़ा भूल गए। आई से क्या होगा, इन्वेंट्रीज, आई से क्या होगा, इन्वेंट्रीज। फिर टी का मतलब क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। कुक का सी से क्या होगा बताइए, कुक का सी से होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। स्पाइसी का एस से क्या होगा, स्पाइसी का एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या होगा, अदर करंट एसेट। हुआ याद, चलो आ जाओ। अब इसके नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, और आइए अब इसके नोट्स के बारे में चर्चा करके अपने लोग सम्स करेंगे, अभी सम्स करेंगे। अब इसके नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं, आइए देखिए। जिसका जिसका अमाउंट डायरेक्टली बिठाया हो उसका नोट्स का दरकार नहीं पड़ता, जिसका जिसका अमाउंट डायरेक्टली नहीं बिठाया हो उसको नोट्स का दरकार पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका नोट्स का नीड नहीं पड़ता है। शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको नोट्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपने को कंपलसरी नोट्स बनाना है हर सब में, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कंपलसरी नोट्स बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस किस तरीके से निकालेंगे, देखिए देखिए, देखो बच्चे लोग, देख 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 देख। रिजर्व सबसे पहले देखो, रिजर्व एंड सरप्लस निकालने के लिए ना, रिजर्व पहले अलग से निकालना, फिर आप लोग सरप्लस निकालना, फिर आप लोग सरप्लस निकालना। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, पहले आप रिजर्व निकालना फिर सरप्लस निकालना, पहले रिजर्व निकाल लेना फिर सरप्लस निकालना। देखो रिजर्व किस तरीके से निकालते हैं, देखो ये फॉर्मेट को लिख लो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लेना। ठीक है, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आपने लोग दे देंगे। ओपनिंग बैलेंस लेना, ठीक है, ट्रांसफर को लेस करना, ट्रांसफर को लेस करना, ट्रांसफर को क्या करना, लेस करना। ठीक है, एक मिनट, अच्छा, ये ट्रांसफर को ना लेस नहीं, ऐड करना। ठीक है, प्रो बैच वालों अगर आप गलती से लिख लिए हो ना तो प्लीज ऐड कर दो। ठीक है, ट्रांसफर को लेस नहीं किया था, ऐड ऐड किया था। ठीक है, रिजर्व का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लेना, ओपनिंग बैलेंस लेना, ट्रांसफर को ऐड करना, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस लेना, ट्रांसफर को ऐड करना, जो अमाउंट निकलेगा उससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अगर रहा तो उसके साथ ऐड करना। ठीक है, जो अमाउंट निकलेगा उससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अगर रहा उसके साथ ऐड करना, मतलब अदर रिजर्व है ना, वो भी तो एक रिजर्व है, उसके साथ ऐड कर देना। ठीक है, फिर देखो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के साथ फिक्टिशियस एसेट को लेस करना, तो उसको भी ऐड करना, मतलब सारी टाइप के रिजर्व को आप लोग को ऐड करना है, सारे टाइप के रिजर्व को आप लोग को ऐड करना है। ठीक है, वापस रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए आपको रिजर्व वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, सरप्लस अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व का, तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेना, ओपनिंग बैलेंस, उसके साथ ट्रांसफर ऐड करना। ठीक है सर, ऐड करके बाहर निकालना अमाउंट, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट भी ऐड करना उसके साथ, ऐड करना उसके साथ। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो भी रहेगा उसके साथ फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट आप लोग लेस करना, अमाउंट निकलेगा, जो भी अमाउंट यहां पे निकला, जो भी अमाउंट निकला, बस हो गया, वही है रिजर्व। रिजर्व इस प्रकार ही कैलकुलेट किया जाता है। एक बार पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले आप, ये सब नोट्स टू अकाउंट तो याद करना पड़ेगा बाबू, नोट्स टू अकाउंट तो भैया लॉजिकली है ना, ये सब तो लॉजिकली है, वो तो याद करवा दिया आप लोगों को, बैलेंस शीट पीएल तो याद करवा दिए। आप कमेंट भी नहीं किए दोस्त, आप एक भी कमेंट नहीं किए, हम इतना अच्छा ट्रिक से आप लोग को पूरा पीएल, पूरा बैलेंस शीट का भार उतार दिए, इतना बड़ा टेंशन था आपके पास, हम इतू सा कर दिए, आप एक भी कमेंट नहीं किए। पीएल और बैलेंस शीट का पूरा निमोनिक्स याद करवा दिए, बस वो निमोनिक्स हाथ पे लिख के जाना, बस वो निमोनिक्स आपको याद रह जाएगा ना, क्या दिक्कत है कि चिंटू पास हो जाए कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, रोटी, ये सब तो याद रह जाएगा। फिर क्या था, अब नहीं चलेगा, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट, एस टी ओ एस टी,
ये सब निमोनिक्स याद करना, पूरा बैलेंस शीट आपका बन जाएगा, चिंता नहीं है। पहले एग्जाम में क्या करना ना, पहले एग्जाम में पूरा फॉर्मेट पहले छाप लेना, पूरा फॉर्मेट छाप लेना, उसके बाद अमाउंट पुट करना, वही बुद्धि वाला काम। पूरा फॉर्मेट पहले छापना, ठीक है। आओ आओ, अब देखो, अब अपने लोग समझते हैं कि सरप्लस, अपने लोग बोले थे कि रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए रिजर्व को अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, सरप्लस को अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। रिजर्व को कैसे कैसे कैलकुलेट करें, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ट्रांसफर को ऐड करेंगे, जो अमाउंट निकलेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उसके साथ ऐड करेंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी तो ऐड करना है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के साथ पहले फिक्टिशियस एसेट को लेस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट मतलब मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, उसको लेस कर लेंगे, वो अमाउंट जो निकलेगा उसके साथ ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। रिजर्व। सरप्लस कैसे निकाले सर, सरप्लस कैसे निकाले? सरप्लस निकालने के लिए पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल लीजिएगा, ऐड कीजिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां पे मिलेगा? पीएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वहां से मिलेगा, पीएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वहां से मिलेगा, ठीक है। पीएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने लोग किए थे अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कीजिएगा, ऐड करके अमाउंट को बिठाइएगा, ट्रांसफर टू जीआर अगर होगा, जो भी अमाउंट तुमने जीआर में ट्रांसफर किया उसको लेस कर, जो अमाउंट तुमने ट्रांसफर टू जीआर किया उसको लेस कर, अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया है उसको लेस कर, शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको लेस कर। इसको उतार ले एक बार, कॉपी कर, इसको कॉपी कर ले। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड करना, ट्रांसफर टू जीआर को लेस करना, इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ मिला है, क्वेश्चन ही बताएगा आप लोग को, क्वेश्चन बताएगा आप लोग को, तो उसको लेस करना, शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स अगर रहा उसको लेस करना, हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। फिर लॉन्ग टर्म, फिर नेक्स्ट नोट आ जाओ, नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट क्या है? नेक्स्ट नोट लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग किस तरीके से निकालना है सर जी? लॉन्ग टर्म बोरिंग किस तरीके से निकालना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग निकालने के लिए डिबेंचर्स और बैंक लोन दोनों को ऐड कर देना, लॉन्ग टर्म बोरिंग निकल जाएगा। डिबेंचर मान लो 1 लाख का है, बैंक लोन 1 लाख का है, तो 2 लाख आपका क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। डिबेंचर और ये बैंक लोन निकाल लेना, निकल जाएगा। नोट नंबर 3 का बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग किस तरीके से निकालना है? शॉर्ट टर्म बोरिंग निकालना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना और लोन फॉर लेस देन 12 मंथ, जो लोन अपने 12 महीने से कम का लिया है वो लोन को ऐड करना, उसको अपने लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब कम समय के लिए आप जब लोन लेते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। आप पहले लेना बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर लेना लोन फॉर लेस देन 12 मंथ्स, उन दोनों को ऐड करना, शॉर्ट टर्म बोरिंग निकल जाएगा। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? अदर करेंट लायबिलिटी में जो भी आउटस्टैंडिंग आपके पास है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एमडी रेम्युनरेशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी आउटस्टैंडिंग है उन सबको ऐड कर देना, जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो भी आउटस्टैंडिंग है उनको ऐड कर देना। अदर करेंट लायबिलिटी में जो भी आउटस्टैंडिंग है उन सबको आप क्या करना? ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एमडी रेम्युनरेशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस भी रहा, फिर भी लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बाद में समझाएंगे आप लोग। लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन ये पॉइंट आप लोगों को 2 घंटे बाद समझाएंगे, अभी नहीं। लेकिन याद रखना, अदर करेंट लायबिलिटी में जितना भी चीज आउटस्टैंडिंग है सबको अपने लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सबको अपने लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नोट नंबर 5, पीपीई। पीपीई का कैलकुलेशन कैसे करना है? पीपीई का कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैलकुलेशन इस तरीके से करना कि जितना तुम्हारे पास प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स है उसको ऐड कर दो, जितना तुम्हारे पास फिक्स्ड असेट्स है उसको तुम ऐड कर दो, उसको तुम टोटल करो। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, अदर फिक्स्ड असेट है। अरे मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सबको ऐड कर, है तो सबको ऐड कर। क्वेश्चन में अगर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर फिक्सचर दिया हुआ है, अदर फिक्स्ड असेट दिया हुआ है, तो पीपीई कैसे निकालेंगे? सबका टोटल कर दे, सबका टोटल कर दे। इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने को कैलकुलेट करना पड़े, याद रखना ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेना, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेना, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़े तो लेस कर देना, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ लेस कर देना, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सर? इंटेंजिबल एसेट को कैलकुलेट करेंगे, ये सब याद करना पड़ेगा बाबू, ये सब लॉजिक वाला चीज है ना, इस सबका निमोनिक नहीं दे सकते ना, आपको फॉर्मेट सिखा दिए, अब ये सब भी नहीं करोगे तो तुम हौला हो, सीधा सा बात है, हौला हो तुम। इंटेंजिबल एसेट का कैलकुलेशन किस तरीके से करें? गुडविल लेना, एमोटाइजेशन लेस करना। देखो जैसे फिक्स्ड एसेट लोगों का, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ना इंटेंजिबल एसेट का क्या होता है? एमोटाइजेशन। क्या होता है? एमोटाइजेशन। तो गुडविल लेना और एमोटाइजेशन को लेस करना, गुडविल लेना, एमोटाइजेशन को क्या करना? लेस करना, ठीक है। फिर आप लोग ये पेटेंट एंड कॉपीराइट का अमाउंट ले लेना, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी का अमाउंट ले लेना, रेसिपी एंड फॉर्मुलाज का अमाउंट ले लेना और उसको ऐड कर देना, ऐड कर देना उसमें।
ये क्या है? इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। फिर ट्रेड रिसीवेबल किस तरीके से निकाले सर? ट्रेड रिसीवेबल किस तरीके से निकाले? देखो, ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल किस तरीके से निकाले? देखो, सबसे पहले लेना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस प्लस बीपी, है ना? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? वो डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है, यही होता है ना? अरे डेटर्स प्लस बीआर का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जब भी कैलकुलेट करना पड़े तब याद रखना डेटर्स लेना प्लस बीआर कर देना, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लर्न करने का बात है, यहाँ पे कुछ लर्न करने का बात है। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल कैसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे देखिए, वो डेटर्स आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ लीजिएगा, अदर डेटर्स लीजिएगा, ठीक है, डेटर्स आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ लीजिएगा, फिर अदर डेटर्स लीजिएगा। ओके सर, लेस कीजिएगा फर्दर बैड डेट, लेस कीजिएगा पीबीडी। पीबीडी अगर रहेगा, फर्दर बैड डेट रहेगा, उसको लेस कर देना, ऐड कर देना बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? ऐड कर देना क्या? ऐड कर देना बिल्स रिसीवेबल, ऐड कर देना बिल्स रिसीवेबल। बोल रहा हूं बार बार कि ट्रेड रिसीवेबल किस तरीके से कैलकुलेट करना है? सबसे पहले लेना डेटर्स आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ, फिर अदर डेटर्स लेना, फर्दर बैड डेट को लेस करना, पीबीडी को लेस करना, बिल्स रिसीवेबल को ऐड करना, ठीक है? नोट कर, नोट कर। नोट नंबर 8, नोट नंबर 8 क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसको कैसे करे भैया? सबसे पहले लीजिएगा शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर लीजिएगा रिफंडेबल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है? ये सबका अमाउंट डायरेक्टली दिया रहता है, ये सब का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट उसी का करना है जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसका अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका वर्किंग नोट करने का दरकार नहीं है, उसका वर्किंग नोट करने का दरकार नहीं, इतना वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा, 4-5 तो 6 तो मैक्सिमम मैक्सिमम करना पड़ेगा अपने लोगों को, ठीक है? ठीक है, वर्किंग नोट उन्हीं लोगों का करना जिनका रिक्वायरमेंट है, हम सबका करवा दिया, हम सबका लिखवा दिए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन लेना, रिफंडेबल एडवांसेस लेना, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, बात खत्म, ठीक है? फिर अदर करंट एसेट, इसमें क्या क्या आएगा सर? अदर करंट एसेट में क्या क्या आएगा सर, ये बताइए, अदर करंट एसेट में क्या क्या आएगा? अदर करंट एसेट में क्या क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, एडवांस टैक्स आएगा, टीडीएस आएगा, एडवांस फ्रॉम सप्लायर आएगा, एडवांस सैलरी आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, एडवांस टैक्स आएगा, फिर टीडीएस आएगा, फिर एडवांस फ्रॉम सप्लायर आएगा, एडवांस सैलरी आएगा। सर इन सब का मतलब 11-12 में सीख चुके हो, अब समझाने जाएंगे भाई बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है? ये मैराथन जो है हमको 4 घंटे में समेटना है, उसको उसको हमको वो 10 घंटे का नहीं बनाना है। प्रो बैच में हम एक्सप्लेन किए थे बखूबी कि प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह वगैरह। यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना उतना। आप ये समझिए कि अदर करंट एसेट में क्या क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, एडवांस टैक्स आएगा, टीडीएस आएगा, एडवांस फ्रॉम सप्लायर आएगा, एडवांस सैलरी आएगा, ठीक है? फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो सीधा सा बात है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद सीएससी एंड बीएसएनएल, ये सब छोड़, ये सब आप लोगों को नहीं करना। ये वर्किंग नोट से मतलब नहीं रहता है, ठीक है? ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में, पूछता नहीं है। चलो, काम का बात हम लोग कर लिए नॉर्मली, सारा कुछ कर लिया हम लोग नॉर्मली, सारा कुछ। एक बार पूरा फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने लोग सम्स करते हैं। पूरा फॉर्मेट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने लोग सम्स करते हैं, ठीक है? पूरा फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। हेलो, पूरा फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आओ सबसे पहले हम लोग क्या किए? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में बताइए क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आता है भैया इनकम, इनकम वाला स्टेज पहले आता है। इनकम वाला स्टेज आता है मतलब रोटी, रोटी, रोटी का मतलब आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम और टीआई फॉर टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस वाला स्टेज आता है, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। ये चीज, ये स्लोगन्स बार 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 घर में गुनगुनाते रहना। चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है? चिंटू सी से आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे पास हो जा, पी से आता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कॉलेज सी से आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। एग्जाम ई से आता है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो भी है। फिर एफ से आता है, एफ से क्या आता है? एफ से फिर फिनेंस कॉस्ट। फिर पी से नहीं आता, एफ से आता है फिनेंस कॉस्ट। फिर डांस, वो डांस किससे आता है? वो डी से डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है? करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन किससे आता है? ओ से अदर एक्सपेंस, ठीक है? फिर ये पहले प्रॉफिट फिर टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया, बात खत्म, बात खत्म। फिर अपने लोग क्या पढ़े? फिर अपने लोग बैलेंस शीट ये पढ़े, बैलेंस शीट, ठीक है? फिर अपने लोग क्या पढ़े? बैलेंस शीट पढ़े कि बैलेंस शीट को किस तरीके से एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, लाइबिलिटी सेट कवर हो जाएगा। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एक से याद आ जाएगा,
एक के ई से याद आ जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से, स्मार्ट के एस से आपको याद आएगा शेयर होल्डर फंड्स, फिर ये ऐसे याद हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। फिर एन से याद आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, सी से याद आ जाएगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ही रहता है, ठीक है सर, ओके। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही रहता है, ठीक है सर। करंट लाइबिलिटी को याद करने का तरीका एस टी ओ एस टी, एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी का मतलब ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब अदर करंट लाइबिलिटीज, और एस टी का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद हो गया? याद हो गया भाई? याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सा लेना है बताइए? शॉर्ट टर्म प्रोविजन याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर लेना है। ये जो अपने लोग प्रोविजन फॉर टैक्स लिए ना, वही शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इस्तेमाल करना है। ये जो अपने लोग प्रोविजन फॉर टैक्स लिए अभी, ये जो अपने लोग लिए प्रोविजन फॉर टैक्स, वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर क्या था बताइए? फिर क्या था? असेट, असेट, असेट मतलब अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा मतलब असेट, ए फॉर असेट, ठीक है, एन फॉर नॉन करेंट एसेट और सी फॉर करेंट एसेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट को किस तरीके से याद रखें? पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, पापा नीड कॉफी लाइक अदर्स, सो पापा के पी से क्या आ जाएगा? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। नीड के एन से क्या आ जाएगा? नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर कॉफी का सी से क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सॉरी, सी से क्या आ जाएगा? ये कैपिटल डब्ल्यू आई पी, हल्का फुल्का मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी से ये क्या आ जाएगा? ये ये सॉरी, ये कैपिटल, ये डब्ल्यू आई पी, ठीक है। एल से क्या याद आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या आ जाएगा? अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है। फिर ये करंट एसेट के सब हिट्स को किस तरीके से याद रखें? कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट, कूल इंडियन टीचर्स कुक स्पाइसी ऑमलेट है। सी से क्या आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट है। फिर आई से क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री से। फिर टी से क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कैसे करके करे भैया? मतलब वो डेटर्स प्लस 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 बीआर, डेटर्स प्लस बीआर। और ट्रेड 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 पेबल्स किस तरीके से निकाले? क्रेडिटर्स प्लस बीपी। कुक का सी से क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एस से क्या आ जाएगा? एस से तो हम भूल गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या आ जाएगा? अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट। याद, ऑटोमेटिकली आप लोगों का 99% ऑफ द फॉर्मेट डन यहाँ, ठीक है। चलिए अब सम्स करते हैं। अब कुछ नहीं भाई, अब सम्स करेंगे, चलो आ जाओ। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आपको हमने फॉर्मेट पूरा लर्न करवा दिया है, तो अब सम्स करेंगे। सम्स करने से पहले आपको ना फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट हर एक सम का सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम फॉर्मेट। फॉर्मेट याद है ना आपको? तो फॉर्मेट बना लीजिए पूरा। पीएल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखिए। ये सम अपने लोग करने वाले हैं अभी, पीएल का और बैलेंस शीट का। मैं भी फॉर्मेट बना के रखा हूं, आप लोग भी फॉर्मेट घर में बनाइए। देखिए, मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हूं। हर एक सम का सेम फॉर्मेट होगा, सेम फॉर्मेट होगा। पीएल का और बैलेंस शीट का, पीएल का और बैलेंस शीट का, पीएल का और बैलेंस शीट का सेम फॉर्मेट आप लोग बना के रखिए। एक पेज पीएल, एक पेज बैलेंस शीट, बाकी नोट्स टू अकाउंट करते रहेंगे बाद में। नोट्स टू अकाउंट बाद में करेंगे, पहले पीएल का एक पेज में बैलेंस शीट का अच्छे से फॉर्मेट बनाओ। बनाओ, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट अब बनाइए। जैसे जैसे आपको सिखाए थे वैसे ही आप बनाएंगे ना, जैसे सिखाए थे वैसे ही बनाएंगे ना। देखो, अपने लोग क्या सीखे थे? रोटी, रोटी मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, लिखे है कि नहीं लिखे है बताओ? आर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ का मतलब अदर इनकम, और टीआई का मतलब ये टोटल इनकम। लिख दिए। फॉर्मेट बनाओ आप लोग, पूरा फॉर्मेट बना लो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या याद किए थे? चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सब कुछ तो दिया हुआ है, देखो लिख दो, लिख दो इसको। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब लिख के रखिए आप लोग, लिख के रखिए आप लोग, ठीक है। मैं भी वही करने वाला हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं फॉर्मेट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। आप लोग पॉज करके फॉर्मेट बनाइए। और बैलेंस शीट का किस तरीके से बनता है? बैलेंस शीट का पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को कवर कीजिए। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को अपने लोग पहले पहले कवर करेंगे, ओके। सो पूरा फॉर्मेट आप लोग बना के रखिए। देखिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, एक स्मार्ट स्टूडेंट नाचता कॉन्स्टेंटली, ऑलरेडी है ना नॉर्मली, सब कुछ तो लिख दिया हम लोग। अच्छा, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई अमाउंट नहीं था, इसलिए हम लिखे नहीं है नॉर्मली। लेकिन जैसा ट्रिक आपको सिखाया उस ट्रिक से पूरा फॉर्मेट पहले लिख लीजिए। पूरा फॉर्मेट पहले लिख भाई, तो पूरा फॉर्मेट पहले लिख, लिख पूरा फॉर्मेट अच्छे से पूरा फॉर्मेट पहले लिखो, ये पॉज करके, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अब आइए सम्स पे। देखिए, सम्स में अपने लोगों को क्या बोला है? सम्स में अपने लोगों को बोला द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड। तो टॉप में लिखिए अतुल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए,
अब ना सबसे पहले जब बैलेंस शीट स्टार्ट करोगे ना, बैलेंस शीट जब स्टार्ट करोगे तब आइटम्स का नाम लिख देना, पीएल में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा कि असेट में जाएगा, ठीक है? लिख देना कि पीएल में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा कि असेट में जाएगा, लिख देना आप लोग। बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को। लिख देना पहले कि पीएल में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा कि असेट में जाएगा। देखो जैसे कि ये परचेस पीएल में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी पीएल में जाएगा, रेंट पीएल में जाएगा, रेंट रेट्स पीएल में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पीएल में जाएगा, डायरेक्टर फीस पीएल में जाएगा, बैड डेट पीएल में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पीएल में जाएगा, लैंड असेट, फैक्ट्री बिल्डिंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर फिक्सचर असेट, फिर ट्रेड रिसीवेबल असेट, एडवांस इनकम टैक्स पेड असेट, ठीक है, स्टॉक असेट, बैंक बैलेंस असेट, कैश ऑन हैंड असेट, ठीक है। सेल्स देखो, सेल्स सेल्स फिर पीएल, फिर कमीशन पीएल, इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, सरप्लस को होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखने का साइन डॉट, सिक्योरिटीज प्रीमियम होल्ड पे रखो, उसका वर्किंग नोट में काम है। फिर टर्म लोन फ्रॉम लोन, लोन मतलब लाइबिलिटी, फिर ट्रेड ट्रेड पेबल्स आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। और ये आप लोगों को समझाना है अपने लोगों को अभी। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आप लोगों को समझाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आज अपने लोगों को समझाना है। बहुत कड़क क्लास होने वाला है दोस्तों। आइए देखिए इन्फॉर्मेशन, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड द कंपनी हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब कि कंपनी ने कितना इशू किया? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बोला है कि प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% ऑफ ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, 5% ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस में बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस में करने के लिए बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस में। कैसे करते हैं वो बता देंगे, कैसे करते हैं वो बता देंगे, ऐसे सम्स किस तरीके से करते हैं। देखिए खासियत क्या है कि डेप्रीशिएशन निकालने बोला है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस में, किस तरीके से करते हैं सम्स देखते जाओ, बता देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बोला हुआ है अपने को 11,37,500, ठीक है। फिर बोला मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। फिर मेक ए प्रोविजन ऑफ ये 30% फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स जो था वो 30% बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बोला। ट्रेड रिसीवेबल अपना दिया हुआ 85,600 आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। मतलब आप लोगों को एक पढ़ाए थे ना, एक नोट में पढ़ाए थे ना कि डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। आप लोग को पढ़ाए थे ना कि डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, वही वाला है। एंड लास्ट में दिया हुआ द बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12.5% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल ऑन 10 अप्रैल 2022। ऐसा ऐसा एडजस्टमेंट क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जी नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो क्या होता है? वो होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। उसका क्या होता है ना, उसका बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको बैलेंस शीट में अपने लोग नहीं दिखाएंगे, इसका बस नोट होगा, नोट होगा, सब समझा दिया जाएगा। आइए पहले जैसे जैसे अमाउंट दिया हुआ ना उस अमाउंट को लिखिए, जैसे जैसे अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले आप लोग का फॉर्मेट रेडी है? आप लोग का फॉर्मेट क्या रेडी है? चलो फिर करते हैं, फॉर्मेट रेडी है फिर करते हैं। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? आइए क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, मतलब सेल्स देखिएगा, सेल्स सेल्स कितना दिया हुआ है? 1,25,87,000 लिखिए फटाफट से, सेल्स लिखिए, सेल्स का अमाउंट लिखिए, बैलेंस लिखिए, मतलब 1,25,87,000, ठीक है सर, लिख दिए। फिर ये बताइए अदर इनकम में कुछ दिया हुआ है क्या? एक मिनट, कोई आया है। फिर आप लोग देखिए अदर इनकम में कुछ दिया हुआ है क्या? अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, कुछ भी दिया हुआ है क्या? आइए तो अदर इनकम में कोई कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड कुछ दिया हुआ है क्या अपने को? हाँ भैया कमीशन दिया हुआ है यहाँ पे, कमीशन 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 क्या है? अदर इनकम है। कमीशन रिसीव्ड लिखवाए थे ना, नोट नंबर 2 में जाके देखो, कमीशन रिसीव्ड लिखवाए थे ना। अदर इनकम लिखो, पुट कर दो। अदर इनकम कितना है बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,25,87,000, ठीक है। और फिर अदर अदर इनकम कितना है? अदर इनकम है 72,500, मतलब कमीशन कमीशन रिसीप्ट जो है वो वही अदर इनकम है आपका, ठीक है। चलो जोड़ो कितना आता है बताओ, जोड़ के बताओ। 125,87,000 प्लस 72,500 कितना आता है बताओ, जोड़ो। यहां आता है 126,59,500, ठीक है, क्लियर है ना? ओके। फिर देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखो तो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ है भैया, और नहीं दिया हुआ रहेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। नहीं जो दिया हुआ रहेगा ना तो ऐसे करके स्लैश कर देना, ऐसे करके स्लैश कर देना, ठीक है। फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया हुआ है? परचेस कितना दिया हुआ है देखो तो, परचेस कितना दिया हुआ है बाबू? परचेस देखो, परचेस देखो, परचेस कितना दिया हुआ है? परचेस 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 कितना दिया हुआ है सर? 82,95,000 लिखो, लिख दो इसको, 82,95,000। तो इन सब के लिए वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है उसको डायरेक्टली बिठा,
जिसका अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है उसको डायरेक्टली बिठा। अब चेंज इन इन्वेंट्री किस तरीके से निकालते हैं? ओपनिंग कितना है बताओ? चेंज इन इन्वेंट्री किस तरीके से निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है बताओ? ओपनिंग कितना है? 9,25,000। क्लोजिंग कितना है? 11,37,000। क्लोजिंग कहां से देखे भैया? क्लोजिंग देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,25,000। और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग क्लोजिंग देखिए ना, यहाँ पे दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। ये रहा क्लोजिंग 11,37,500। 11,37,500। 11,37,500। ठीक है, तो ओपनिंग लेस क्लोजिंग, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग के साथ क्लोजिंग लेस करना, प्लस में आए माइनस में आए कोई मैटर नहीं करता। किस में आएगा? माइनस में आएगा ना। 9,25,000 के साथ 11,37,000 लेस कर दे, 2,12,000 माइनस में, 2,12,500 माइनस में, 2,12,500 माइनस में। ठीक है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कौन सा है बताओ? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कुछ दिया हुआ है क्या एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरी आता है। देखो वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या क्या आता है सर? वेजेस एंड सैलरी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है। एक ही तो दिया हुआ है सिर्फ, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी ले लो। कितना दिया हुआ है? 12,72,000। 12,72,000। 12,72,000। कौन सा लिए? वेजेस एंड सैलरी। यहां पे टिप बोल के लिख दे रहा हूं, वेजेस एंड सैलरी जो है वही है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा अपने लोगों को। डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन के लिए एवरी सम में डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में अपने लोगों को क्या बोला है कि डब्ल्यूडीबी मेथड पे निकालो। डब्ल्यूडीबी मेथड पे निकालना डेप्रीशिएशन बोला कि ना। डेप्रीशिएशन जो है डब्ल्यूडीबी मेथड पे निकालना, रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। देखो इस टाइप के सम्स को किस तरीके से करते हैं, देखिए वैल्यू देखिए, वो डेबिट में भी दिया हुआ है, क्रेडिट में भी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू देखिए, आप डेबिट में भी दिया हुआ है और क्रेडिट में भी दिया हुआ है। देखिए ना, डेबिट में भी दिया हुआ है, क्रेडिट में भी दिया हुआ है। इस तरीके से करते हैं इस सबको। देखिए तो डेप्रीशिएशन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आइए। वर्किंग नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आ जाइएगा अभी, नोट्स टू अकाउंट आ जाइएगा अभी। देखिए 2 पेज छोड़ के नोट्स टू अकाउंट बनाइए, नोट्स टू अकाउंट। अभी नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर 1, डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन उसका उसका नोटिंग करेंगे अभी, उसका अपने लोग नोटिंग करेंगे अभी। नोट नंबर 1 डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले इसको कैसे निकालना है। रिटन डाउन वैल्यू बोला है, रिटन डाउन वैल्यू। देखिए डेबिट में, देखो डेबिट में बिल्डिंग का वैल्यू देखो, डेबिट में कितना दिया हुआ है? बिल्डिंग का वैल्यू देखो डेबिट में कितना दिया हुआ है? 36,80,000। क्रेडिट में देखो कितना दिया हुआ है? 1,84,000। उसको लेस करो, उसको लेस कर। 36,80,000 के साथ 1,84,000 को लेस कर। लेस करके कितना परसेंटेज निकालने बोला है बिल्डिंग का? कितना परसेंटेज निकालने बोला अपने को? ठीक है, परसेंटेज कितना निकालने बोला है अपने को? 5%। 5%। देखो सबसे पहले वो डेबिट में जो अमाउंट लिखा हुआ है 36,80,000 लेस कर 1,84,000। ठीक है, और अपने को 5% निकालने बोला है। कितना निकलेगा बता? 36,80,000 लेस कर क्रेडिट वाला अमाउंट 1,84,000 इंटू 5%। इस तरीके से डेप्रीशिएशन अपने लोग निकालते हैं। कितना निकलेगा बता? 1,74,800। 1,74,800। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन किस तरीके से निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में बोला रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड किस तरीके से निकालेंगे? डेबिट साइड लेना, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को लेस करना, इनटू उसका जो परसेंटेज है वो कर देना, इनटू उसका परसेंटेज जो है कर देना। डेबिट साइड का बिल्डिंग का वैल्यू क्रेडिट साइड का बिल्डिंग का वैल्यू से लेस करना और इनटू परसेंटेज। बोला ना आपकी 5% के रेट से डेप्रीशिएट करो, तो निकाल दिए 1,74,800। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी देखो, प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट डेबिट का वैल्यू बता 62,50,000। क्रेडिट का वैल्यू बता, क्रेडिट का वैल्यू 9,37,500। डेबिट से क्रेडिट लेस कर, लेस 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 होगा डेबिट से क्रेडिट। डेबिट से क्रेडिट को पहले लेस कर, फिर डेप्रीशिएशन कितना बोला हुआ है? डेप्रीशिएशन बोला 10%। 10%। तो देखो देखो किस तरीके से लिया है। देखो ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 62,50,000 लेस 9,37,000 इंटू 10%। नोट्स टू अकाउंट लिखो अभी, नोट नंबर 1 लिखो। तो 62,50,000 लेस 9,37,000 इंटू 10%, बता कितना? 5,31,250। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 62,50,000 लेस 9,37,000 इंटू 10%, 5,37,300।
यस, तो ये बताइए कि डेबिट में कितना था 62,50,000, क्रेडिट में कितना था 9,37,500 था, 500 लेस कीजिए इसको। 62,50,000 लेस 9,37,500, 9,37,500 इनटू भैया 10% कितना 531,250, 531,250 लिखिए 531,250। ठीक है, फिर देखिए ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर का ये बताइए कि डेबिट में अमाउंट कितना था, डेबिट में अमाउंट कितना था, डेबिट में अमाउंट था 8,25,000। देखिए 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 देखिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेबिट में अमाउंट कितना था 8,25,000, क्रेडिट में अमाउंट कितना था 82,500, लेस कीजिए, लेस कीजिए। और फर्नीचर फिक्सचर पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा भैया, वो 10%। ठीक है, तो डेबिट से क्रेडिट को लेस करो और 10% से डेप्रिशिएट कर दो, इजी तो है। रिटर्न डाउन पूछा, इजी है। अरे डेबिट के से वो क्रेडिट को लेस करो, सीधा सा बात है। ठीक है, तो 8 लाख वो 25,000 लेस 82,500, जो भी बचा उसका 10% कितना 74,250, 74,250 कितना हो जाएगा बताओ। 1,74,800 प्लस 5,31,250 प्लस 74,250, तो 7,80,300, 7,80,300। ठीक है, तो नोट नंबर 1 देखिए, हमारा नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 7,80,300 जाके वहां पे बिठा दीजिए, बस बात खत्म। डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन में बिठा दीजिए 7,80,300। ठीक है, अब देखिए फिनेंस कॉस्ट अपना कितना है, फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट बताइए आप, फिनेंस कॉस्ट कितना है अपना बताइए, फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट कितना है सर। लोन कितना भर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट कितना भर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है ना, इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मतलब इंटरेस्ट कितना भर रहे हो, इंटरेस्ट कितना भर रहे हो 8,05,000, 8,05,000 लिखो, 8,05,000। ठीक है, और अदर एक्सपेंस को वर्किंग नोट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। अदर एक्सपेंस को याद रखिएगा, डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन हमेशा सॉल्व होगा, अदर एक्सपेंस भी हमेशा सॉल्व होगा। डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन हमेशा सॉल्व होगा, अदर एक्सपेंस भी हमेशा सॉल्व होगा, हमेशा हमेशा इसका वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। जिसका जिसका डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है उसका उसका तो ठीक है, लेकिन इसका इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आइए अदर एक्सपेंस का वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए। अदर एक्सपेंस में क्या आता है सर, रेंट आता है, रेट्स एंड टैक्सेस, जो जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो सब लिखना है अपने को, जो जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब अपने को लिखना है, बस बात खत्म, बात खत्म इधर ही। अदर एक्सपेंस में क्या आता है कि क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस दिया हो, पीएल में जो डेबिट में लिखते थे कोई भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हो वो सब लिखना है। रेंट देखिए, रेंट कितना है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिया हुआ है देखिए ना आप लोग, रेंट दिया हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये सब कहाँ आएगा, बैड डेट दिया हुआ है, ये सब कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा ना बाबा, ये सब सारा एक्सपेंस में आएगा ना। रेंट कितना दिया हुआ बताइए, रेंट दिया हुआ 2,20,000, पुट कीजिए वैल्यू को, आप लोग ये नोट को कॉपी कीजिए। रेट्स एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है 50,000, 50,000 ना, 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 4,36,000, 4,36,000 लीजिए, 4,36,000। डायरेक्टर का फीस कितना दिया हुआ है 32,000, ये भी आएगा भैया। बैड डेट कितना दिया हुआ है, बैड डेट 38,500, ये सारा एक्सपेंस आएगा, सारा जो एक्सपेंस तुम पीएल में लेते थे वो सब सारा एक्सपेंस आएगा इसमें, अदर एक्सपेंसेस में। पीबीडी कैसे निकाले, पीबीडी डेटर्स पे निकालते हैं, डेटर्स कितना है 64,75,000, देखो तो डेटर्स कितना है, डेटर्स कितना निकालो देखो तो, देखो डेटर्स इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल को, ए होला ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स बोलते हैं, 64,75,000 पे निकलेगा। ठीक है, तो पीबीडी कैसे निकलता है 64,75,000 पे 5%, क्यों पीबीडी निकाले भैया, क्योंकि बोला हुआ था क्वेश्चन में पीबीडी नहीं निकालेगा, क्वेश्चन में बोला था मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो पीबीडी निकालने बोला हुआ था, तो पीबीडी अपने लोग इसीलिए निकाले, पीबीडी भी निकालना पड़ता है 64,75,000 का 5%, ये भी एक्सपेंस में आता है ना, अरे भाई ये भी एक्सपेंस में आता है ना, तो 30, ठीक है 8,500, ठीक है चलो, कितना निकाल रहे हैं निकालिए, निकालिए पीबीडी 64,75,000, 64,75,000 का 5% कितना निकलेगा 323,750 निकलेगा, 323,750 निकलेगा, निकलेगा ना। और देखिए 25,000 से लेस कीजिए, 25,000 से लेस कीजिए, क्यों 25,000 से लेस करें, देखो क्रेडिट में ना एक पीबीडी दिया हुआ है, देखो क्रेडिट में ओल्ड ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, तो ओल्ड प्रोविजन से लेस करेगा ना, ओल्ड वाला प्रोविजन से लेस करेगा ना, ये 25,000 से लेस करेगा ना, तो लेस कर 25,000 से लेस कर दिया है ना, निकल गया आप आराम से, कितना निकलेगा बताओ 298,750, 298,750, 298,750। ठीक है, ऐड करो अभी, देखो अदर एक्सपेंस में सारा एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टर फीस, बैड डेट, पीबीडी सब ऐड करेगा। ठीक है,
2,20,000 प्लस 50,000 प्लस 4,36,000 प्लस 32,000 प्लस 38,500 प्लस 2,98,750 कितना तो आएगा आपका 10,75,250। ये 10,75,250 बस आ गया ना नॉर्मली। ये क्या अदर एक्सपेंस लिखो, अदर एक्सपेंस को, अदर एक्सपेंस की जगह पे अदर एक्सपेंस लिखो। तो 10,75,250 ये 10,75,250 ठीक है। चलो आ जाओ, आइए फिर ये टोटल एक्सपेंस का आप कीजिए, टोटल एक्सपेंस का कीजिए, टोटल कितना आएगा बताइए। 1,20,00,000 120 15,050 जो भी आएगा टोटल लिख दीजिएगा, जो भी आएगा टोटल लिख दीजिएगा ठीक है। 120 150 ठीक है। ओके अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाले? प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करो, मतलब 126,59,500 माइनस 120,15050 कितना आ रहा है बताओ? आपका आएगा 644,450। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाले? इनकम माइनस एक्सपेंस कर दो, कितना आएगा? 644,450 ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकाले भैया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला 30%, क्वेश्चन में बोला 30%, क्वेश्चन में अपने को क्या बोला? 30% निकालो, 30%, मेक ए प्रोविजन ऑफ 30% फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो 30% का बोला है अपने को, इसका 30% निकालो, इसका 30%, मतलब 644,450 का 30%, 30% कितना निकलेगा? 193,335, 193,335 ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा सर जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? 3 माइनस 4 कर दो, 3 माइनस 4 कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। 644,450 माइनस 193,335, 451,115, 451,115 ठीक है। निकल गया ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया, बस हो गया, बात खत्म। पीएल का खत्म, पीएल का खेला खत्म। सिर्फ इसमें 2 वर्किंग नोट बनाने पड़े अपने लोगों को, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस का। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि किसका किसका नोट लगेगा, किसका किसका नोट लगेगा ठीक है। आइए देखिए अब अपने लोग बैलेंस शीट का देखते हैं। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे? पुट कीजिए वैल्यू को। शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल पहले बोलिए, शेयर कैपिटल कितना है अपने पास? शेयर कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं बताइए तो? शेयर कैपिटल यहां पे बोल रहे थे कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख। भैया कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 1 लाख शेयर इशू किया है, और कितने रुपए करके? 10 रुपए करके, मतलब कितना हो जाएगा? 10 लाख, 10 लाख है ना। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपने लोगों को नोट लगेगा ठीक है। अपने लोग बाद में आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पे। रिजर्व एंड सरप्लस पे अपने लोगों को क्या करेगा? नोट लगेगा, नोट नंबर 3। जैसे मैंडेटरी नोट फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था, अदर एक्सपेंसेस था, वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी अपने लोगों को नोट लगेगा ठीक है। नोट नंबर 3 में करेंगे अपने लोग रिजर्व एंड सरप्लस, इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे बाद में। जिसका इसका अमाउंट है पहले पहले वो सब बिठा लेते हैं ठीक है। आई जिसका इसका अमाउंट है वो सब बिठा लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरिंग कितना है बताइए? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरिंग कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक कितना दिया हुआ है? 1,20,00,000, 1,02,00,000 दीजिए। 102,102,00,000 ठीक है ना? ठीक है ना? ओके 1,02,00,000, 1,02,00,000 का लोन था। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन खोजिए ठीक है। ओके अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है बताइए? करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है? शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है क्या बताइए तो? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अपने लोग किसका निकालते हैं बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी निकला हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो था ना वही निकालेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स जो निकाले अभी वही है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? ये है, इस अमाउंट को बिठाना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ठीक है। 1,93,335 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये अमाउंट को बिठाना 1,93,335। साइड में लिख लेना पीएफटी। पीएफटी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट बैठेगा इधर, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट बैठेगा इधर, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट बैठेगा इधर ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी कुछ है क्या? नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो है कि नहीं है? नहीं है क्वेश्चन में ठीक है।
फिर ट्रेड पेबल्स कैसे निकाले भैया? ट्रेड पेबल्स डेटर्स प्लस, सॉरी, ट्रेड पेबल्स अपने लोग बीपी प्लस क्रेडिटर्स करते हैं, बीपी प्लस क्रेडिटर्स प्लस बीपी। क्रेडिटर्स देखो तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स देखो तो कितना दिया हुआ है। अच्छा गाइस, क्वेश्चन में ट्रेड पेबल यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, क्वेश्चन में ट्रेड पेबल डायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली 55,08,875। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली ट्रेड पेबल दिया हुआ है उसका मतलब वो बीपी प्लस क्रेडिटर ही है, अलग से बीपी को ऐड मत करना, उसमें अलग से बिल्स पेबल को ऐड मत करना। ट्रेड पेबल्स का पूरा अमाउंट ही देके रखा है तो उसको पुट कर दो बस, उसको आप पुट कर दीजिए बस। ट्रेड पेबल्स कितना दिया हुआ है? 55 लाख 8,875। एक मिनट। अच्छा गाइस, सो सॉरी। ये जब जब ट्रेड पेबल्स है ना, ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स प्लस बीपी इक्वल्स टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स जब जब बोले आप लोग को ट्रेड पेबल्स भी लेना है और बीपी भी लेना है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स भी ले लेना और बीपी भी लेना। तो ट्रेड पेबल्स कितना दिया है बताओ तो, ट्रेड पेबल्स कितना दिया है बताओ तो। ट्रेड पेबल्स आप लोग को दिया हुआ है 55,08,875, 55,08,875। और बीपी कितना दिया हुआ है बताओ, बीपी कितना दिया हुआ है? 1,25,000। दोनों को ऐड करो, दोनों को आप लोग ऐड करो, दोनों को ऐड करके बता कि वैल्यू कितना है। 55,08,875 प्लस 1,25,000 कितना? 56,33,875। ठीक है, ट्रेड पेबल्स में आप लोग को ट्रेड पेबल्स भी ऐड करना है, बीपी भी ऐड करना है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स भी ऐड करना है, बीपी भी ऐड करना है, ट्रेड पेबल्स भी और आपको बीपी भी ऐड करना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए आगे, आगे क्या होता है देखिए। फिर अपने लोगों को पीपीई का वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ये तो भैया कंपलसरी है, पीपीई का वर्किंग नोट आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। पीपीई का वर्किंग नोट करेंगे, कंपलसरी है, वेट कीजिए थोड़ा सा, पीपीई का वर्किंग नोट अपने लोग करेंगे। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कुछ लेंगे नहीं यहाँ पे। करंट एसेट में देखिए, करंट एसेट में क्या क्या है, करंट एसेट में देखिए क्या क्या है। ये मतलब ये करंट करंट इन्वेस्टमेंट अपने अपने पास कुछ नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट अपने पास कुछ नहीं है। इन्वेंट्रीज कितना दिया हुआ है बताइए? इन्वेंट्रीज क्लोजिंग वाला लेना, इन्वेंट्रीज आप लोग क्लोजिंग वाला लेना। कितना है? 11,37,500। क्लोजिंग वाला इन्वेंट्री कितना है? 11,37,500। ट्रेड रिसीवेबल अपने को नोट नंबर 5 में निकालना है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बैंक और कैश को ऐड कर दीजिए, बैंक और कैश को ऐड कर दीजिए, वो निकल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश और बैंक का बैलेंस को ऐड करो। तो बैंक का बैलेंस कितना है? 9,75,000 दोस्तों, और कैश का बैलेंस कितना है? 1,31,875। कितना निकला? 11,06,875, 11,06,875। ठीक है। अच्छा, अदर सीए में क्या आएगा? अदर सीए में एडवांस टैक्स आएगा, अदर सीए में। ठीक है, अदर करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ था? अदर करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अदर करंट एसेट में एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एडवांस टैक्स। ओके, सो आप लोग ढूंढिए कि कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए, एडवांस टैक्स दिया हुआ है ना, एडवांस टैक्स कहाँ आएगा? अदर करंट एसेट में। एडवांस टैक्स कहाँ आता है? अदर करंट एसेट में आता है। तो 37,500 कहाँ पे आएगा? अदर करंट एसेट में आएगा 37,500। इसके लिए कोई वर्किंग नोट का नीड नहीं है, इसके लिए कोई वर्किंग नोट का नीड नहीं है। आइए अभी देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 का बात करते हैं। आइए नोट नंबर 3 का बात करेंगे अभी। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन में अपने पास कौन कौन सा रिजर्व दिया हुआ है बताइए तो। क्वेश्चन में देखिए कौन कौन सा रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या अपने पास? क्वेश्चन में बताइए कौन कौन सा रिजर्व दिया हुआ है भैया? अपने पास जीआर दिया हुआ है, जनरल जनरल रिजर्व दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो? 10 लाख दिया हुआ है जनरल रिजर्व, 10 लाख आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 2,50,000 दिया हुआ है। इसको ऐड करके लिख दीजिए, बस बात खत्म। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, उसको ऐड करके लिख दीजिए, रिजर्व कैलकुलेट हो जाएगा आप लोग का, रिजर्व कैलकुलेट हो जाएगा आप लोग का। तो 10 लाख प्लस 2,50,000 ऐड करके लिखो कितना? कि 12,50,000। ठीक है, सरप्लस में देखो, सरप्लस में ओपनिंग पीएल कितना दिया हुआ है तुम लोगों का? सरप्लस, सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग पीएल लेते हैं पहले। ओपनिंग पीएल कितना दिया हुआ है? 8,75,000। ओपनिंग पीएल कितना दिया हुआ है? 8,75,000। फॉर्मेट लिखवाए थे ना, सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग पीएल लेते हैं, ऐड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से निकाले भैया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए पीएल में, पीएल में आइए, पीएल में देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं 45115, 45115।
ठीक है, उसको ले लीजिए 451115 ऐड कर दीजिए दोनों को, ओपनिंग पीएल और प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स को ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा सरप्लस का 875000 प्लस 451115 कितना आता है बताओ। आपका यहाँ पे आएगा 1326115, ठीक है, 875000 प्लस 451115, ठीक है, और दोनों को ही ऐड कर दो, दोनों को ही ऐड कर दो, दोनों को ही ऐड कर दो, रिजर्व और सरप्लस, मतलब इन दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करो 2576115, 2576115, ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है आपका। चलो अब देखते हैं, अब और क्या है, देखो इसका हो गया ना, असेट का हो गया ना सब कुछ, रिजर्व एंड सरप्लस अपना कितना निकला बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस अपना कितना निकला, तो 2576115, 2576115 लिख दो, इसमें जाके लिख दो 2576115। चलिए आइए, अभी अपने को किसका नोट करना है, किसका नोटिंग, नोटिंग किसका करना है, सबसे पहले आप लाइबिलिटी साइड को मैच कर लीजिए, अच्छा आप लास्ट में मैच कीजिएगा, लास्ट में मैच कीजिएगा, नोटिंग नोटिंग किसका करना है, वर्किंग नोट नंबर 4 का, पीपीई का नोटिंग करना है। आइए आइए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या है, पीपीई, पीपीई का कैसे कैलकुलेट करना है, पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कोई भी असेट हो, कोई भी असेट हो उससे लेस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कोई भी असेट हो उससे लेस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे लेस होता है, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है उसको लेना, और जो डेप्रिसिएशन अपने लोग निकाले उसको ऐड कर देना, ठीक है। आइए समझाते हैं, आइए समझाते हैं, आइए पीपी पीपी नोट नंबर 4 पीपी देखिए, नोट नंबर 4 उतारिए, सबसे पहले देखिए लैंड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24 लाख, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या, नहीं लगता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या, नहीं लगता है, तो उसको उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36,80,000, देखिए बिल्डिंग का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू 36,80,000, यहां देखिए 36,80,000, ठीक है, लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे लेना है, अब देखिए तो कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, बिल्डिंग का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, हाँ भैया क्रेडिट साइड में एक बैलेंस दिया हुआ ना 1,84,000, ये आप बैलेंस ले लीजिए, ये बैलेंस आप ले लीजिए 1,84,000, ये बैलेंस तो लेना ही पड़ेगा। साथ ही जो अपने लोग जो अभी डेप्रीशिएशन निकाले थे, याद है डेप्रीशिएशन जो निकाले थे वर्किंग नोट नंबर 2 में, उसको लेना है, वो कितना था 1,74,800, डेप्रीशिएशन जो निकाले थे उसका वैल्यू कितना है 1,74,800। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कैसे लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर डेप्रीशिएशन, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर डेप्रीशिएशन, ओपनिंग बैलेंस कितना था 1,84,000 प्लस करंट ईयर डेप्रीशिएशन कितना था 1,74,800, कीजिए कितना टोटल आएगा, ये आएगा टोटल आपका, ये आएगा टोटल आपका, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 62,50,000, देखिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 62,50,000, ठीक है, लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी का, क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या था, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या था प्लांट एंड मशीनरी का, देखो 9,37,500, 9,37,500, ठीक है। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 5,31,300, नोट में जाके देखो पीपीई का नोट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, लेना पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके साथ प्लस करना करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना निकला आपने 5,31,300, अब इसका टोटल करो, करोड़ इसका टोटल करो कितना 62,50,000 प्लस 14,68,750, ओ वो सॉरी माइनस 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 62,50,000 लेस 14,68,750, कितना निकलेगा 47,47,81,250, ठीक है। फिर ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर का करोगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर का 8,25,000 था दिया हुआ है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या दिया हुआ था 8 लाख, वो 25,000 उसका ये बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है, लेस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये पहले लोगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर का, क्रेडिट में देखो बैलेंस क्या दिया हुआ है 82,500, ठीक है, और अपने लोग करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकाले थे वो कितना था 74,250, तो ऐड करना और लेस कर देना इसको, 8,25,000 लेस 156,750, कितना निकलेगा ये 668,250, 668,250, जोड़ो इसको, जोड़ो जोड़ो इसको, 24 लाख, 24 लाख प्लस 3321,200 प्लस 47,81,250 प्लस 66,82,50, कितना 111,70,700, 111,70,700,
ठीक है, जाके लिख दो 11170,700, जाके पीपी में लिख दो 11170,700। हो गया, क्लियर है? अब देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के लिए अपने को वर्किंग नोट नंबर 5 में चलना पड़ेगा। नोट नंबर 5 में आइए, देखिए ट्रेड रिसीवेबल हम लोग कैसे करके निकालते हैं। आपने आपको बताया था दोस्तों कि डेबर्स, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ निकालना पड़ता है। डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ वो कितना है बताइए? वो 85,600। डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ कितना है? 85,600। अदर डेटर्स कुछ है क्या? अदर डेटर्स बताइए तो, मतलब कि डेटर का बैलेंस क्या दिया हुआ है? सुनो, अपने पास डेटर्स टोटल मिला के कितना था? ये टोटल मिला के डेटर्स कितना था? ट्रेड रिसीवेबल चेक करो, अपने पास टोटल मिला के डेटर्स कितना था? 64,75,000। अपने पास टोटल मिला के डेटर्स कितना था? 64,75,000। उसमें से आउटस्टैंडिंग है 85,600 का, उसमें से आउटस्टैंडिंग है 85,600 का, तो बचा हुआ क्या हुआ? अदर डेटर्स। बचा हुआ क्या रहेगा? अदर डेटर्स। ठीक है, 64,75,000 का अपने पास डेटर था, उसमें 85,600 का आउटस्टैंडिंग है, तो बचा हुआ क्या है? अदर डेटर्स। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। तो 64,75,000 लेस 85,600 मतलब 63,89,400 के अदर डेटर्स है, अदर डेटर्स है। अब इसमें से क्या करते हैं ना, इसमें से पीबीडी को लेस कर देते हैं, पीबीडी को लेस कर देते हैं। पीबीडी कितना आएगा बताइए? इसका 5%। पीबीडी कितना आएगा? इसका 5% कीजिए, इसका 5% कीजिए, पीबीडी को लेस करते हैं। 64,75,000 इंटू 5%, 323,750, 323,750। ठीक है, कितना आएगा बताइए? 64,75, 64,75,000 लेस 3,23,750, 6151,250, 6151,250, 6151,250। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है दोस्तों, द बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12.5%। ये ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का ना ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसा लाइन अगर दिया रहे तो ये सेम लाइन चेप दीजिएगा नोट नंबर 6 में। देखिए नोट नंबर 6 में सिर्फ नोट होगा, डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12.5%, बस बात खत्म। ऐसा अगर लाइन दिया हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ अगर लाइन दिया हुआ रहेगा तो चेप दीजिएगा कि द चेप दीजिएगा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12.5%। बस नोट डाल दीजिएगा और कुछ नहीं डालना है। जी नंबर का एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ लिखना नहीं है, जस्ट डाल दीजिएगा नोट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड है डिविडेंड ऑफ 12.5%। ओके सर, ओके सर, डाल देंगे सर। हो गया, तो पुट कीजिए, इस वाला वैल्यू को पुट कीजिए 6151,250, 6151,250 पुट कीजिए, 6151,250। अब मैच कीजिए, बैलेंस शीट को मैच करेगा, बैलेंस शीट को मैच करके देखिए फटाफट से मैच हो रहा है कि नहीं बताइए। देखिए गाइस 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 गाइस, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। देखो 8,75,500 है ना, वो सरप्लस का अमाउंट था, हम लोग गलती से उसको 8,75,000 लिख दिए हैं, लेकिन ये 8,75,500 होगा, 8,75,500 होगा ये। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा है? देखो इसका इसका इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। ये जो ओपनिंग ओपनिंग पीएल का जो बैलेंस लिखे ना, ओपनिंग पीएल का बैलेंस, ये क्या है अपने लोग? ओपनिंग पीएल का बैलेंस है ना, तो ओपनिंग पीएल का जो बैलेंस है वो 8,75,500 है एक्चुअली में। इसीलिए हमारा अतुल लिमिटेड का प्रो बैच का क्लास में मैच नहीं हुआ था, याद है? बिल्कुल, तो ये 8,75,000, देखो 8,75,500 है। जितना भी आप लिखे थे ओपनिंग पीएल में, अगर कुछ गलत लिखे थे तो ये लिख दीजिए 8,75,500 है अपना। ठीक है, चलो बताओ कितना आएगा, बताओ। इसको बैलेंस करो, 8,75,500 प्लस 451115 कितना आएगा? 1326615 लिख दिया ऑलरेडी हम लोग, ये करेक्ट करके। ठीक है, और फिर इसका टोटल कितना आएगा? टोटल 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 इसका आप टोटल कीजिए, टोटल कितना आएगा टोटल बताइए? तो 12,50,000, 12,50,000 प्लस 1326615, 2,57,6615, 2,57,6615, ये आप वहां पे लिख दीजिए, यहाँ पे जाके लिखिए 2,57,6615। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? 2,57,6615, 6115 नहीं, 6115 नहीं, 6615।
ठीक है, बैलेंस शीट में गड़बड़ी हुआ था, 8,75,500 था, हमारा टाइपिस्ट ने 8,75,000 कर दिया था। ठीक है सर, ओके ओके। अब मिलाने की कोशिश कीजिए, अब मिलाइए मिलाइए मिलाइए, कितना होता है देखिए, 10 लाख प्लस 2576,615 प्लस 1 करोड़ 2 लाख प्लस 193,337 प्लस 56,333,875 56,333,875, इसका आएगा 19,60,000 19,60,000 3827, ऐसा आएगा ना, 19603827, ये आएगा ना, 27 कहां से आया, ना 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 27 तो नहीं आना चाहिए था। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 193335 है। पीएफटी पीएफटी कितना है, पीएफटी अपना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स चेक करो अपना, वन नाइन थ्री 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 फाइव है यहाँ पे, 193335 है, ठीक है, 193335 है, 7 नहीं है, 193335 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3825, यहाँ पर भी वही आएगा 19603825, मैच करके देखिए, मैच करेगा, मैच करके देखिए, मैच करेगा, सब सही है, मैच करके देखिए, मैच करेगा दोस्तों। हम लोग पार्ट ए को यहीं पे खत्म कर रहे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ सीख गए हो दोस्तों, फॉर्मेट वॉर्मेट सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए हो। अगर आपको लगा है ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, फिर पार्ट बी लाऊंगा, पार्ट बी में और 3 सम्स करा दूंगा, और 3 सम्स पार्ट बी में करा दूंगा दोस्तों, और 3 सम्स पार्ट बी में अपने लोग कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।